और उसे इम्प्लीमेंट करें तो हम भी वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन रैपो यू कैन एग्री टू डू, और ये तीनों ही जो तरह के सिस्टम हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 लैंग्वेजेस के लोग हैं। Whenever you are at the peak of any state, you see something, you listen to something, you feel। और मुझे लगता है इस तरह की पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें कुछ अलग ही बात है। NLP अपने आप में एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और सेल्स की दुनिया में इस NLP नाम की टेक्निक को अगर एमलगमेट कर दिया जाए तो रेवेन्यू डबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वेद जी, जो अपने आप में एक वेटरन है NLP की दुनिया में। 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, NLP कोच हैं, NLP एक्सपर्ट हैं और प्रोग्राम योर माइंड के जनक हैं। प्रोग्राम योर माइंड नाम से सर की वेबसाइट है, ऐप है और यूट्यूब चैनल है। सर, आई वेलकम यू इन दिस पॉडकास्ट टुडे एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू टुडे। थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और आज के सेशन में डेफिनेटली लोगों को सेल्स की वो बारीकियाँ, वो सीक्रेट्स पता चलेंगी जो शायद आज के पहले कभी डिस्कस नहीं की गई हैं किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर। यकीनन सेल्स की दुनिया में NLP को कैसे मिक्स करें और कैसे उससे रिजल्ट लेकर आए। तो जैसे आप जानते हैं कि हम तो सेल्स की बात करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग कंपनी हम लोग चलाते आ रहे हैं, सेल्स करते थे, अब करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सेल्स के अंदर NLP का जो महत्व है उसके बारे में जितनी बात की जाए सर उतना कम है। बट आज आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस, सेल्स में वो बंदा है कि नहीं, पर कैसे सेल्स के अंदर NLP को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आज कुछ टेक्निकल चीज़ें जानेंगे, ऐसा ज्ञान जानेंगे जो शायद आपके पेड प्रोग्राम में होगा फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो NLP की एक बेसिक चीज़ बताइए, उसको सेल से कैसे आप क्लब करते हैं। देखिए, अगर NLP की डेफिनेशन को देखें ना तो NLP के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो NLP की मैं कहता हूँ वो ये है कि हाउ यू प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी थ्रू योर लैंग्वेज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। यानी कि आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं दो तरह की लैंग्वेज की मदद से, वर्बल यानी शब्दों से होने वाले कम्युनिकेशन से, और नॉन वर्बल यानी कि बॉडी लैंग्वेज से होने वाले कम्युनिकेशन से, राइट। ये दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो NLP वो साइंस है जो ये प्रोग्राम करना सिखाता है, राइट, कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। और साथ के साथ क्या है कि मज़ेदार बात यह है कि NLP सिर्फ ये नहीं सिखाता कि अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, ये भी सिखाता है कि सामने वाले के माइंड को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उसके माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। और सेल्स में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। इस वजह से NLP सेल्स के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है, और इसी वजह से जो दुनिया के सबसे बड़े सेल्स मैन जिनको हम जानते हैं आज, वो सभी NLP यूज़ करते हैं। NLP यूज़ करते हैं। सेल्स के अंदर जिस इंसान ने NLP यूज़ कर ली ना, गेम चेंज हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा, बता रहा हूँ। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है सर। इसमें लैंग्वेज की आपने बात करी, वर्बल, नॉन वर्बल, इसमें इमोशंस भी आता है। बिल्कुल। क्या होता है ना कि जो इमोशंस हैं वो कई बार हमारे लैंग्वेज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कोई शब्द किस तरह से बोला गया है, किस टोन ऑफ वॉइस में बोला गया है, किस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोला गया है, वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। यस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक मूवी देखने गए जिसमें एक एक्टर एक डायलॉग बोलता है और ऑडियंस रोने लगती है। ओह यस। और एक कमज़ोर एक्टर उसी डायलॉग को बोलता है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हुआ क्या कि उस इंसान ने अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया। इस वजह से नहीं हो रहा कि वो अमिताभ बच्चन डायलॉग बोल रहा है या कोई न्यू कमर डायलॉग बोल रहा है। वो डायलॉग किस वे में, किस टोनैलिटी के साथ, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ, किस कन्विक्शन के साथ बोली गई है, वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है। यस यस। तो इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सेल्स और NLP के अंदर। डेफिनेटली। ठीक है जी। तो इस NLP की जब स्टडी करते हैं सर, हम तो अपनी ट्रेनिंग्स में, सेल्स की ट्रेनिंग में NLP को इंक्लूड करते हैं, बट आप आज आपके माध्यम से मैं खुद यहाँ पर सीखने वाला हूँ, बियॉन्ड एनी डाउट। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, NLP के मास्टर आप हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो सेल्स का मास्टर हूँ सर। तो सेल्स के अंदर कैसे NLP को और अच्छे तरीके से सिखाएं, इसके लिए सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ रैपॉर्ट बिल्डिंग के ऊपर प्लीज़ आप कुछ बताएं, और सेल्स और NLP में कैसे ये रेलिवेंट है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले रैपो समझ लेते हैं, जिसे हम रैपोर्ट लिखते हैं, RAPPORT, उसे हम कई बार रैपो पढ़ते हैं।
तो रैपो एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे रैपो क्या होती है। पहले जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तो रैपो का मतलब मुझे लगता था कि मतलब किसी इंसान की रेपुटेशन कैसी है। मुझे नहीं पता था कि रैपो का मतलब क्या होता है। रैपो का मतलब मुझे तब पता चला जब मैं एनएलपी में आया। तो रैपो का मतलब होता है, रैपो के कई सारे डेफिनेशंस हैं, तो मैं उसमें से कुछ डेफिनेशंस आपको बताता हूँ तो समझ आएगा। रैपो को कहते हैं इट इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, राइट। रैपो क्या है? रैपो एक इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट है दो लोगों के बीच में। तो आपके और मेरे बीच में आज एक ट्रस्ट है, इस वजह से हमारा कन्वर्सेशन ऐसा हो पा रहा है, इस वजह से आप पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आज कह रहे हैं कि आज का पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर हमारी ये बॉन्डिंग नहीं बन रही होती, हमारा इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट नहीं बन रहा होता, तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह पाते? नहीं कह पाते। तो हमारे बीच में ऑलरेडी रैपो है, राइट। तो रैपो की एक डेफिनेशन है, इट इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। अगर हम रैपो को और तरह से देखें तो आप कह सकते हैं कि रैपो इज़ समथिंग जहाँ पे हम कह सकते हैं इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो किस क्वालिटी का है, ये इस बात से पता चलता है कि उनके बीच की रैपो कैसी है। जी। जैसे सपोज़ करिए कि हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो किसी पार्टी में घर से लड़ के आ रहे हैं तो भी आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है। और अगर वो खुशी खुशी राजी खुशी आ रहे हैं तो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के पता चल जाता है, जबकि दोनों ने भी मुंह से कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। तो कैसे पता चल गया? क्योंकि आपने उनकी फिजियोलॉजी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड किया। तो जब वो लड़ के आ रहे हैं तो उनकी रैपो बिगड़ी हुई है, राइट। तो डिसएग्रीमेंट में है। और जब वो एग्रीमेंट के साथ आए हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपस में मैच कर रही है। तो रैपो क्या है? क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को बताता है। ये बताता है कि एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट है या नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्लीज़। कि रैपो का मतलब हमेशा एग्रीमेंट नहीं होता। बहुत बार लोग समझते हैं रैपो का मतलब एग्रीमेंट, एग्री करना। आप कई बार अपने दोस्त के साथ डिस्कशन करते हैं, आप दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसएग्री करते हैं, फिर भी आपका घंटों घंटों और अच्छा डिस्कशन चलता है। वाओ, अरे वाह, ये बिकॉज दिस इज एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे जीत हार का सवाल नहीं होता, वहाँ पे सवाल होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस लेवल का है, इस क्वालिटी का है कि वी आर इंटरेक्टिंग एंड वी आर ओपन माइंडेड। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरे माइंड में स्पेस है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके माइंड में स्पेस है, राइट। तो रैपो क्या होती है जो जनरली लोग नहीं समझते? रैपो का मतलब लोगों को होता है कि शायद रैपो बना लेंगे तो हम कन्विंस कर लेंगे, एक पेज पे आ जाएंगे। हाँ, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन रैपो यू कैन एग्री टू डिसएग्री, राइट। जी। तो रैपो में आप एग्री कर सकते हैं कि हम दोनों के का जो एग्रीमेंट है वो नहीं बन रहा, वी आर डिसएग्रीइंग। तो रैपो इज़ दैट इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो क्या होता है कि सेल्स की जब हम बात करते हैं तो सेल्स का मतलब हमेशा कन्विंस करना नहीं होता। सेल्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला कोई आया और आपने उसको बेच दिया। सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने उससे किस क्वालिटी का कन्वर्सेशन किया, आपने किस क्वालिटी का रिलेशनशिप बनाया। आपके पास एक पर्सन एक बार आ रहा है, हो सकता है वो अभी सेल्स नहीं डन कर रहा है, यानी कि अभी वो परचेज़ करके नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपके साथ उसकी रैपो इस्टेब्लिश हो गई तो उस प्रोडक्ट की आने वाले समय में जब उसको ज़रूरत होगी या किसी और को ज़रूरत होगी तो वो आपको रिकमेंड करेगा, बिकॉज आपने उसका ट्रस्ट विन कर लिया। ज़रूर करेगा, बिल्कुल, राइट। तो रैपो वो स्किल है जिससे हम एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज़ एन स्किल, या दिस इज़ अ स्किल दैट कैन बी लर्नड। यस। क्योंकि एनएलपी हमें ये कहता है, एनएलपी को हम साइंस ऑफ मॉडलिंग भी कहते हैं। मॉडलिंग का मतलब अगर कोई एक इंसान किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा है और अगर हम उसे ऑब्जर्व करें, उसके एल्गोरिथम को एक्सट्रैक्ट कर लें और उसे इम्प्लीमेंट करें तो हम भी वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनएलपी ये कहता है कि जो लोग रैपो इस्टेब्लिश करने में बहुत अच्छे होते हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, तो हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वो इतने अच्छे तरीके से रैपो को इतने क्विकली इस्टेब्लिश कर पाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर हम वो इम्प्लीमेंट करना सीख जाएं तो हम एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। यकीन। तो आप सोचिए हमारा नेटवर्क कितना बड़ा होगा, हमारे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी और सेल्स के नंबर कितने बड़े हो जाएंगे। कितने बड़े हो जाएंगे। क्योंकि सारा रिलेशनशिप ही तो है। आज एक चीज़ होती है ना, आज आप कहीं पे जाते हैं तो किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो पूछते हैं आपके पास कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, मतलब आपके पास कितने रिलेशंस हैं पहले से। अगर आपके पास 10,000 है और किसी के पास बस 100 है या 500 है तो आपके पास सेम डिग्री है, लेकिन आपके पास सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन जिसके पास 10,000 कॉन्टैक्ट है, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन अपॉर्चुनिटी उससे मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। आजकल हम लोग जो कंसल्टिंग करते हैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ, हम लोग हायरिंग में भी उनकी हेल्प करते हैं। हम लोग देखते हैं ये चीज़ कि ठीक है, आपको 5 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, लेट सपोज कोई एक इंडस्ट्री है, आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना रहे हो, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, बताइए कितने डीलर के साथ नेटवर्क है आपका, कितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नेटवर्क है आपका। इनमें से मान के चलिए 50 के साथ है सर मेरा, 50 के साथ घर वाली बात कितनों के साथ है, राइट? डिनर पे कितनों के साथ आप गए हो आज तक, कितनों के साथ डिनर किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा रेपो बिल्डिंग में अच्छा होगा वही डिनर करेगा। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज एक डिस्ट्रीब्यूटर जो शायद 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का काम कर रहा है साल का या महीने का वॉटेवर, वो बंदा डिनर बिल्कुल नहीं करना चाहेगा एक सेल्स पर्सन के साथ। तो रेपो बिल्डिंग तो मस्ट हो गया सर। एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, यहीं से एक पॉइंट निकला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेद जी, वो ये कि सारे सेल्स पर्सन, हम तो सर डे इन डे आउट यही काम कर रहे हैं। अपना तो सर यही है कि बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, जितने भी लोग हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स या कोई भी वो बंदा जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है या फिर सेल्स की जॉब में है, उनके साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं देखता हूँ आमूमन ऑन एन एवरेज 70% ऑफ देम, अगर सेल्स वाले लोगों की बात करें, सेल्स पीपल की बात करें, सेल्समैन की बात करें, 70% ऑफ देम आर नॉट गुड एट रिपोर्ट बिल्डिंग। वो उनका फोकस है कि यार बस बेच दूँ, आज जल्दी से बेच दूँ, लाला जी ने वो सर ने या फिर लाला ने टारगेट दिया है, मुझे टारगेट पूरा करना है, कैसे ना कैसे बेच के निकलूँ मैं यहाँ से, बेच के निकलूँ मैं यहाँ से। उनको निकलने के पर फोकस है, रेपो बिल्डिंग पर फोकस नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा ये है वेद जी कि स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड हम लोग सिखाते हैं, इसलिए मैं आपके ज़ुबानी जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग के 5-10-20 सेकंड क्या करें कि वो रेपो बिल्ड हो जाए। मैं आपके पास गया और आपको यार उनके माल वाल साइड में, तू बैठ यार, तेरे साथ चाय पीऊँगा आज मैं, ऐसा क्या करें सर? बहुत बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, और इसको आपके जैसा क्वालिटी इंसान ही पूछ सकता है। अरे अरे थैंक यू सर। बहुत मज़ा आया। देखिए क्या है ना, इसे समझने के लिए अगर हम गहराई से सच में, और मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस इसे गहराई से समझें, क्योंकि मैं कई बार ये फील करता हूँ ना कि लोग एनएलपी के बारे में जानते हैं, एनएलपी नहीं जानते, राइट? दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा था तो मैंने कहा कि अंकित जी के बारे में जानना और अंकित जी को जानना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, राइट? तो सेम इसी तरीके से एनएलपी के बारे में है। तो कुछ गहरी चीज़ों को समझते हैं। जो रैपो है जिसकी हम बात करते हैं, इसको हम कह रहे हैं इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, इसे हम कह रहे हैं बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग किस लेवल पे होती है? माइंड बेसिकली 2 लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, हम एनएलपी में से अनकॉन्शियस कहते हैं। नाम में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कई बार कहता हूँ मेरा नाम वेद हो या जावेद हो, मैं वही बताऊँगा जो बता रहा हूँ। तो हम इसे सबकॉन्शियस कहते हैं क्योंकि दुनिया जनरली आसान लैंग्वेज को समझती है, सबकॉन्शियस को जानती है। तो जो रैपो है, रैपो इज़ नॉट द बॉन्डिंग एट कॉन्शियस लेवल, इट इज़ द बॉन्डिंग विच इज़ एस्टैब्लिश्ड एट द सबकॉन्शियस लेवल। करेक्ट, राइट? क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे जो हम बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो दिखावा है। यस, राइट? कि अरे अरे आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, मैंने ये बोल दिया, मैं पकड़ लूँ, है ना? हाँ तो ठीक है। तो क्या है कि ये कॉन्शियस लेवल पे। राइट। सब कॉन्शियस लेवल जो होता है, जो माइंड का सब कॉन्शियस है, वो जिन चीज़ों पे काम करता है वो कॉन्शियस के बियॉन्ड हैं और वो कई गुना ज़्यादा हैं। कॉन्शियसली हम 10% चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते हैं, 90% चीज़ें सबकॉन्शियसली करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली करते हैं। तो जो माइंड का हमारा लेवल 90% चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वो परसेप्शन में, जज करने में, कनेक्ट करने में हमारे कॉन्शियस लेवल से कई गुना ज़्यादा आगे है। करेक्ट। तो होता क्या है कि सबसे, अगर मैं गहरी स्किल बताऊं रैपो की, तो पता है क्या है? जी, रैपो की सबसे गहरी स्किल ये है कि आपको दिखावा नहीं करना है। यू नीड टू टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेंगे तो उसका सब कॉन्शियस इस बात को कैच कर लेगा कि इस इंसान का जेन्युइन इंटरेस्ट मुझ में है, ना कि मुझे कुछ बेचने में। वाह, बिल्कुल ठीक। तो ये अगर बात समझ गए तो ये सेल्स के लिए ये मतलब रामबाण है, क्योंकि अब वो इंसान कहेगा कि इस इंसान को मुझ में इंटरेस्ट है, तो अब मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो वो कहेगा कि अंकित जी आइए बैठ के चाय पीते हैं पहले, बाद में बाकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ये नज़र आ रहा है कि यार ये मुझे कुछ बेचने की बात नहीं कर रहा, या मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहे है ना? तो रैपो क्या है? रैपो अनकॉन्शियस यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पे बिल्ड होती है, और इसका सबसे पहला पिलर है कि यू टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो जेन्युइन इंटरेस्ट आप कब ले पाएंगे? जब आप उसको सच में सुनेंगे, जब आप इस इंटेंशन से उससे नहीं मिलेंगे कि मुझे इसे कुछ बेचना है, बल्कि आप इस इंटेंशन से मिलेंगे कि मुझे इसे डिसीज़न लेने में हेल्प करना है। ट्रू, सही डिसीजन लेना। अब वो सही डिसीज़न उसके लिए क्या है? और एक अच्छा सेल्स पर्सन वो है जो ये भी कह सके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद कि सर आप जो ढूंढ रहे हो वो इसमें नहीं है। इसमें नहीं, क्या बात है, बिल्कुल यही चीज़ बस करक्स है सर,
दिस इज द क्रक्स। हाँ, तो आप जो ढूंढ रहे हो वो इसमें नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कॉल आता है कभी भी एनएलपी कोर्स के लिए, एनएलपी कोर्स, पहला सवाल हम पूछते हैं आपको एनएलपी क्यों सीखनी है। क्यों सीखनी है, व्हाट इज़ योर वाई। हाँ, हम ये नहीं कहते कि अच्छा एनएलपी सीखनी है, ठीक है आप इतने आ जाओ, पैसे आ जाओ। ट्रांसफ़र करो और ये ले लो और ये है वो है, नहीं, आपको सीखनी क्यों है। जी। क्योंकि आप जो ढूंढ रहे हो अगर वो मेरे कोर्स में नहीं है तो मैं आपको कोर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है मैं आपको गाइड करूँ कि आपको ये कोर्स नहीं, आपको ये कोर्स चाहिए। सही बात है। तो दिस इज़ हाउ हम कनेक्ट कर सकते हैं। मज़ा और इस वजह से हम लोगों के साथ फिर एक ऐसी रैपो बिल्ड कर सकते हैं जो लास्टिंग रहती है। तो टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन पीपल, क्योंकि वो सब कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस में चल रही है, इसलिए वो लास्टिंग रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका माइंड देखिए, आपको कोई अगर सपोज करिए कि इन्फ्लुएंस करने आया है, आपको इम्प्रेस करने आया है, तो वो हो सकता है कि कुछ समय बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखे, सारी चीज़ें करे, कुछ समय के लिए आप उसके साथ हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो जाए, वो भी जाओ। लेकिन कुछ समय के बाद आपका माइंड कहने लगे यार मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही, वो वाइब नहीं आ रही, वो मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो लोचा है ना, कुछ तो है, मतलब कन्विंस कर रहा है ये इंसान मुझे। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि ये इंसान की जेन्युइन इंटरेस्ट है मुझे हेल्प करने में, तो उसकी स्किल कुछ कम भी होगी ना तो भी आप चला लेंगे। तो भी चलेगा, क्योंकि आपको शायद सब कॉन्शियसली मोहब्बत हो जाएगी उससे, क्या हाँ। बढ़िया बंदा है यार ये। हाँ यार, अच्छा इंसान है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को जब पसंद करते हैं तो लोग हमें पसंद करने लगते हैं, वाह। राइट। अगर हम लोगों को पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग हमें पसंद करने लगते हैं। क्या बात है। तो हम लोगों को कब पसंद करते हैं, जब हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब हम कहते हैं कि पीपल आर जेन्युइनली गुड। सर ये तो कुछ अलग चीज़ है, मतलब एक एवरेज माइंड क्या करेगा कि बस सब लोग मुझे पसंद कर लें, एक एवरेज माइंड ये बोलेगा। तो मतलब वैल्यू बॉम्ब्स दे रहे हो आप तो, एक से बढ़कर एक, मज़ा आ रहा है एक सर। एग्जांपल देता हूँ आपको। दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर इंडिया की बात करें और भी जगहों की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सा पेट एनिमल है जिसको पाला जाता है? डॉग। डॉग। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है बेइंतहा, लाइक हाँ, क्योंकि अनकंडीशनल वो लव अपने मालिक को देख के जेन्युइनली खुश हो जाता है, वो एक्टिंग नहीं करता, एक्टिंग नहीं करता। और इसीलिए आप अपने डॉग को देख के खुश हो जाते ओ हो। क्या बात है सर। तो वी शुड लर्न रेपो बिल्डिंग हो फ्रॉम डॉग्स। फ्रॉम अ डॉग। बिल्कुल। अगर मैं आपको देख के खुश हो जा रहा हूँ, दिल से खुश हो दिल जा से, रहा हूँ, दिल से तो आप मुझे देख के खुश हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे। अनकंडीशनल सर बोला। अनकंडीशनल। अब आपने वीडियोस भी देखी होंगी, उसको एक दिन के लिए रूम में बंद कर दो, एक दिन के लिए, बहुत ही हॉरिफाइंग होता है। उसके बाद जब निकालोगे ना, वो आप पर भोगेगा नहीं, वो आपको चिपटा लेगा, लाइक वो आपको प्यार करेगा बहुत ज़्यादा। अनकंडीशनल है। जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है, जो सर ने बोला, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, WIIFM फॉर्मूला हम लोग सिखाते हैं। तो वॉट इन इट फॉर मी, हम लोग हमेशा बोलते हैं मैं सेल्समैन, मुझे ये पेन बेचना है, मेरे पेन में ये सारे फीचर है, मेरे से ये पेन ले लो। अब तक मैंने जितनी भी बात करी ना सर, रेपो बिल्ड जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, क्योंकि मैंने अपने फायदे की बात करी। जिस दिन मैं सामने वाले के फायदे की बात करूंगा, उस दिन रेपो बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी सबकॉन्शियसली। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक है जी। इसके अलावा मिररिंग टेक्निक क्या कैसे जी, क्या है और कैसे ये काम करेगी सेल्स में? देखिए, मिररिंग क्या होती है ना, ध्यान से समझिएगा। हर इंसान के लिए उसके थॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर इंसान के लिए उसके थॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर मैं आपके थॉट्स को मिरर कर लूँ, हाँ, यस करेक्ट। अगर मैं आपके थॉट्स को मिरर कर लूँ, यानी कि जो आप सोच रहे हैं या जो आप कह रहे हैं, अगर मैं उस बात को, उस थॉट को वैल्यू दे दूँ, बस या मैं भी वो बात कह दूँ, तो इट बिकम्स द की टू योर सबकॉन्शियस माइंड। वेरी ट्रू। राइट। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था, उस पर्सन का ड्रिंकिंग का बिहेवियर था, तो किसी ने, कोई मुझे मेरे पास लेके आए थे, और जनरली मैं मना करता हूँ कि जिसका प्रॉब्लम है वो आना चाहता है तब ठीक है, सही। आप लेके आओगे तो पहले ही मैं आपकी पार्टी का आदमी हूँ, तो मेरे लिए रैपो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन में। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो लेके आ गए, उस पर्सन को मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्योंकि मैं अदर पर्सन का इंसान हूँ। फिर मैंने, जो उनके साथ लोग आए थे, उनको बाहर बैठा दिया। मैंने कहा आप बाहर बैठो। फिर मैंने उनसे कहा, तो उनका नाम हंसराज था, तो मैंने कहा हंसराज जी देखो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये जो आपको लेके आए ना, ये सब आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको समझते नहीं है। मैं आपको समझता हूँ, मैं आपकी वैल्यू समझता हूँ, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं उनके कहने में नहीं आ रहा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, ये है। अब क्या हुआ, यहाँ पे रैपो बिल्डिंग स्टार्ट हो गई।
तो उन्होंने अपने बारे में बताया, कुछ कुछ चीज़ें बताई। अब मुझे क्या करना था, मुझे उनको बताना था, कुछ समझाना था कि आपका ये बिहेवियर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे की नहीं मिल रही थी, तो जो मिररिंग की बात कर रहा हूँ वहाँ से बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ हंसराज जी, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप कुछ बताएं अपने बारे में। तो उन्होंने बताना शुरू किया। अब मैं कॉन्शियस होके सुन रहा हूँ। उन्होंने बात करते करते एक उन्होंने बात बोली कि बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन मैं अंदर से बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ। उन्होंने बोला। अब ये मेरे लिए की है। की मिल गई। अब मैंने उनकी पूरी बात पूरी बात उन्होंने जो कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी अपनी बातें कही। फिर मैंने उनको कहा, और इसे हिप्नोटिक लैंग्वेज कहते हैं, इनडायरेक्ट सजेशन है ये। तो मैंने बोला कि हंसराज जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन ये बात ना सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो अंदर से ऑनेस्ट होते हैं। ओफो, पकड़ लिया। अब उनके माइंड की जो की है वो लग गई, वो ताला खुल गया, और फिर जो मैंने बात कही वो उससे फिर एग्री हो गए कि हाँ, गेम चेंजर है ना। गेम चेंजर। तो क्या होता है कि यही चीज़ सेल्स में, मिररिंग में भी है। हालांकि मिररिंग सिर्फ इस लेवल पे नहीं होती, ये तो मैं वर्बल की बात कर रहा हूँ, नॉन वर्बल में भी मिररिंग होती है, वो भी बताऊँगा अभी। तो क्या होता है, तो अगर हम सामने वाले पर्सन के कन्वर्सेशन को सुने और हम ये देखें कि इसका एम्फेसिस किस चीज़ पे है, इसका फोकस किस चीज़ पे है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, और उस चीज़ को हम नोटिस कर लें और उसे हम अपने कन्वर्सेशन में यूटिलाइज़ करें, तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे सपोज़ करिए कोई कार का सेल पर्सन है जी। और वो एक पर्सन आता है कि हाँ जी मुझे कार देखनी है, और वो उसको कार में ये फ़ीचर है वो फ़ीचर है बताना शुरू करता है। इसके कंपैरिजन में वो पूछता है, सर आप क्या फ़ीचर्स देख रहे हैं कार में, और वो पर्सन बता रहा है। अब उसका एम्फेसिस माइलेज पे है अगर, तो आप उसको वो कार दिखाइए जिसका माइलेज अच्छा है। अगर उसका फोकस सेफ्टी पे है तो वो दिखाइए जिसमें पीछे भी एयर बलून्स हैं, सेफ्टी बलून्स हैं, राइट। क्योंकि अब आप उसके सबकॉन्शियस को मैसेज दे रहे हैं, आप मिररिंग कर रहे हैं किस चीज़ की, जो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है वर्बल मिररिंग। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक दूसरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज। तो मिररिंग क्या होती है, जैसे अभी मैं और आप बैठे हैं, हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आप देख लीजिए, आपका हाथ ऐसे, मेरा हाथ ऐसे, आपका हाथ यहाँ है, मेरा हाथ यहाँ है, आपका पैर ऐसे, आपका पैर और मेरा पैर भी फोल्डेड है, राइट। एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली। तो वी आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बिकॉज वी आर इन रैपो। तो अगर आप रैपो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप सामने वाले का मिरर इमेज बन जाइए, और ऑटोमेटिकली उस इंसान को आपके साथ कनेक्शन फील होगा। एंड दिस इज़ द स्किल जो दुनिया के सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, लीडर्स यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिकली समझना है कि आपके बॉस अगर टेबल के ऊपर पैर रख के बैठे हैं और आप सोचें कि रैपो बनाने के लिए मैं भी बैठ जाता हूँ, तो रैपो बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, राइट। तो क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज वाइज क्या कहते हैं हम। पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स और whom दे अप्रिशिएट। यानी लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे हैं, या वो वैसे हैं जैसे लोगों को वो पसंद करते हैं। यानी कि एक टीचर उस स्टूडेंट को पसंद करेगा जो वैसा है जैसे स्टूडेंट को वो टीचर पसंद करता है। ओफो, ज़्यादा डीप हो गया सर ये। हाँ देखिए, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स। आपको आपके जैसा कोई इंसान मिलेगा, आप इंडिया के बाहर गए आपको कोई इंडियन मिलेगा, यूं रैपो बनेगी, क्योंकि वो आपके जैसा है किसी वे में, राइट। तो लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे हैं, या वो उनके जैसे हैं जैसे लोगों को वो अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आप किसी उस स्टूडेंट को अप्रिशिएट करेंगे जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी आप अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ें मिलेंगी। किसी ट्रेनर को आप कब अप्रिशिएट करेंगे, जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी जो आप एक ट्रेनर में चाहते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो कितनी गहरी बॉन्डिंग और रैपो हम बिल्ड कर सकते हैं जी। आप कभी भी दो लोगों का कन्वर्सेशन उठा के देख लीजिए जो बहुत डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में उनकी 70-80% बॉडी लैंग्वेज एक मिलेगी। इसे मिररिंग कहते हैं। दुनिया के सारे मेंटलिस्ट इसे यूज़ करते हैं, मैजिशियंस इसे यूज़ करते हैं, हिप्नोटिस्ट इसे यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस इसे यूज़ करते हैं, बस कॉमन लोगों को पता नहीं होता, राइट जी। तो ये है मिररिंग टेक्निक, वर्बल एंड नॉन वर्बल। एग्जैक्टली। हम लोग सर जब सेल्स ट्रेनिंग करते हैं तो NLP बेसिक लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक सेल्स की सारी टेक्निक्स, क्लोजिंग की टेक्निक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारी टेक्निक्स, सेलिंग की साइंस को सिखाते हैं, कला को सिखाते हैं। NLP
20% ऑफ हर प्रोग्राम होता है, पर मुझे आज के बाद लग रहा है कि हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ निकल के आ रही है उससे ही उनका गेम चेंज होने वाला है, उससे भी। डेफिनेटली उससे बहुत सारी चीज़ें इसलिए बदल जाएंगी ना, क्योंकि हम बिहेवियर के लेवल पे जब कोई चीज़ सीखते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है, और इसकी जगह हम ये सीख जाते हैं कि ऐसा क्यों करना है, तो फिर हमें उस बिहेवियर पे नहीं फोकस करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर मुझे ये पता है कि मेरे जेन्युइन इंटरेस्ट लेने से मेरी रैपो बिल्ड हो जाएगी और क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ जाएगा। जाएगा डेफिनेटली जी, बिल्कुल ठीक है जी। वेद जी, इसमें मैचिंग, पेसिंग, लीडिंग, ये स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ा प्लीज़। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जैसी मिररिंग है वैसी ही मैचिंग है। देखिए, मिररिंग और मैचिंग में क्या होता है ना, मिररिंग का मतलब है सामने वाले का आप मिरर इमेज बन गए। मैचिंग में अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, यानी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे आपका ये हाथ और ये हाथ मेरा इस तरीके से रखा हुआ है, ये मिररिंग है जी। लेकिन अगर मैं ऐसे रख लूँ तो ये मैचिंग हो गई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं, लेकिन मिरर इमेज जैसे हैं, जैसे है, राइट? मैचिंग हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या है ना, बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन सिमिलर हैं। सिमिलर। तो इस तरह से जैसे किसी के बात करने के पैटर्न को भी हम कुछ हद तक मैच कर पाते हैं कई बार। राइट। वो जिस वे में, जिस टोन में बात कर रहा है उस टोन में हम बात करते हैं, तो उसके साथ कनेक्शन बिल्ड होता है। तो ये मैचिंग है। अब बात करते हैं पेसिंग और लीडिंग की। देखिए, पेसिंग और लीडिंग क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज़ करिए कि आप एक स्टेडियम में बैठे हुए हैं। एक स्टेडियम है राउंड सर्कुलर, और आप उसमें एक जगह बैठे हुए हैं। अब एक इंसान है, वो जॉगिंग कर रहा है, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ साथ वॉक करना पड़ेगा, उसके साथ जॉगिंग करनी पड़ेगी। ऐसे तो कहेंगे रुक इधर आ, ऐसे करके तो हम बात करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? उसके पेस में आना पड़ेगा, उसके साथ पेस मैच करना पड़ेगा। यानी कि हम उसके साथ उठेंगे, वो जॉगिंग कर रहा है तो उसके साथ जॉगिंग करना शुरू करेंगे, उसको देखेंगे, उसको देख के मुस्कुराएंगे, वो भी हमें देख के मुस्कुराएगा। इसका मतलब अब मैचिंग हो रही है, यानी कि इसका मतलब अब पेसिंग हो रही है, तालमेल मिल रहा है। जी जी जी। अब अगर तालमेल मिल चुका है, अब अगर आप अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ या थोड़ी सी धीरे करेंगे, तो सामने वाला पर्सन भी ऑटोमेटिकली आपके साथ स्पीड फास्ट या स्लो करेगा मैच करने के लिए आपको। और ये वो जानबूझ के नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली होगा, सबकॉन्शियसली हो रहा है। सबकॉन्शियसली होगा। इसे हम कहते हैं लीडिंग। दैट मीन्स अब वो इंसान आपसे लीड हो रहा है, यानी कि अब वो इंसान का माइंड आपको फॉलो करना शुरू कर रहा है। तो सेल्स में हम क्या करते हैं कि जब हम सेल्स में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो सामने वाले पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं, चाहे हम उससे सवाल पूछ रहे हैं या हम उसके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, और उसकी बातों के साथ हम एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो हम पेसिंग कर रहे हैं। यानी अभी हम उसके साथ मैच हो रहे हैं, उसके साथ अपनी तालमेल मिला रहे हैं, हमारा एक लेवल पे एक बॉन्डिंग बन रही है। उसके बाद क्या होता है, और मैं मतलब जनरली ये चीज़ एनएलपी में सिखाई जाती है, राइट, हार्डकोर एनएलपी में, लेकिन मैं आपके ऑडियंस के लिए, अपने ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ कि पता कैसे चलता है कि लीड कब करना है। जानना चाहेंगे आप? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिल्कुल। है ना, ये बहुत कमाल का एनएलपी का सीक्रेट है। क्या है, जैसे सपोज़ करिए कि मैं और आप अभी जो हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रैपो में हैं, मिररिंग में हैं, मैचिंग में हैं, राइट, और मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या आपका सबकॉन्शियस अब लीड होने के लिए तैयार है, अब मैचिंग इतनी हो गई है। तो क्या तरीका है पता है? मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करूँ जी, इन सम वे, और देखो कि मैं भी वही कर रहा हूँ क्या। हाँ, और अगर मैं ये जो कर रहा हूँ, जैसे सपोज़ करिए कि मैं हाथ ऐसे करके बैठ गया, और कुछ 15-20 सेकंड्स 30 सेकंड्स के बाद अगर आपने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को कुछ हद तक मेरे जैसा एडजस्ट कर लिया, क्योंकि अब आपने ये जानबूझ के नहीं किया है, जानबूझ के नहीं, ये ऑटोमेटिकली किया है, तो दैट मीन्स अब आपका सबकॉन्शियस लीड हो रहा है। नाउ इट इज़ द टाइम कि मैं अपने फेवर की बात कहूँगा, गजब, तो आपका माइंड सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसे कहते हैं लीडिंग। तो हम पहले मैचिंग मिररिंग करते हैं, इससे पेसिंग हो जाती है, और उसके बाद हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंज करके देखते हैं कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, क्योंकि माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम। तो अगर उसकी बॉडी मेरी बॉडी को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब उसका माइंड भी मेरे माइंड को फॉलो कर रहा है, और देन इट इज़ द टाइम जब हम क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। लोहा गर्म है। हाँ बिल्कुल, हथौड़ा मार सकते हैं, राइट। मज़ा आ गया वेद भाई। मिररिंग टेक्निक मैं ऑलरेडी जानता था, मैचिंग, पेसिंग और लीडिंग का जो आपने तरीका बताया और जो एग्जांपल आपने दिया, दैट इज़ आई थिंक नेक्स्ट लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि सर जो
मल्टी बिलियनियर्स होते हैं ना, जो जो अपनी डील्स भी ना जेट में करते हैं, जो अपनी डील्स भी अपने जो प्राइवेट जेट्स में करते हैं, मेरे ख्याल से वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। प्लीज़। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से किसी को एक बिज़नेस डील करनी थी। कितना करते हैं, क्योंकि उनके जो बिज़नेस हो रहे हैं वो मिलियंस में बिलियंस में होते हैं। पता है उस इंसान ने क्या किया? जी। उस इंसान को पूरा स्टडी किया कि वो कौन है, किसको पसंद करता है, क्या करता है, कैसे है। उस इंसान की बियर्ड नहीं थी, आपकी तरह क्लीन शेव्ड था। उसने हल्की हल्की बियर्ड रखी, हल्की हल्की मूछें रखी, अपना जो जो फिजिक स्टडी है, कर रहा था। जो स्टडी कर रहा था, ओके। अपना लुक थोड़ा सा चेंज किया। उसके बाद जाके उस इंसान से जो मीटिंग फिक्स की और वो डन हो गई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसने वो फेस कट और लुक कुछ हद तक अपना लिया जो उस इंसान के बेटे का था, जिसको वो बहुत प्यार करता था। ओए होए 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 सर, माय गॉड माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, लिटरली गूज बम्स आ गए। ये नेक्स्ट लेवल टेक्निक्स है सर, कोई कर ही नहीं रहा आज के टाइम में। अवेयरनेस नहीं है ना, इसका Awareness पता नहीं नहीं है लोगों को। और हम वो कहते हैं ना, मतलब कई बार मैं कहता हूँ लोगों की स्थिति ये है ना कि उनको सुपरमैन दे दो तो कहेंगे यार इससे हम कुरियर बंटवाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इतने स्ट्रॉन्ग स्किल्स का, पोटेंशियल का क्या क्या यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। रिसर्च, वेल रिसर्च, जो हम समझाते हैं, सिखाते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो, कॉम्पिटिटर के बारे में रिसर्च करो, अरे उस प्रोस्पेक्ट के बारे में रिसर्च करो, वो क्या चाहता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको ना पसंद है। हम रिसर्च के बिना चले जाते हैं। कभी कभी तो सर इतना बुरा करते हैं लोग हमारे, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग डे इन डे आउट यही चीज़ें झेल रहे होते हैं, जाके बैठते हैं, वैसे सर आपका नाम क्या है? अरे मैंने कहा तुमने सारी रेपो में पानी फेर दिया। हाँ बिल्कुल। वहाँ जाके तुम नाम पूछोगे, भाग यहाँ से। एग्जैक्टली। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। सर मुझे ऐसा लग रहा है, आपके सामने बैठा हूँ इसलिए नहीं, मैं तो इतने सारे पॉडकास्ट करता हूँ, ये मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला हूँ आपके साथ। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज सेल्स इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जब NLP इसके अंदर घुस गया ना तो रॉकेट लगेंगे, रॉकेट। बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत पावरफुल है। मुझे मुंबई में एक पर्सन से मिलना था जिनके साथ मिलने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे उनसे मिलना था। मतलब स्थिति ये थी कि मैंने उनको, किसी ने मुझे उनका कांटेक्ट दिया। ये इनिशियल डेज़ की बात बता रहा हूँ, 2009-10 के आसपास की बात है, जब मैंने NLP नई 2008 के आसपास सीखनी शुरू की थी, उसके बाद की। तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, मतलब NLP को एक बार सीखा था और फिर प्रैक्टिस कर रहा था जी। अब उन पर्सन से मुझे मिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आऊँगा, ठीक है। और मुझे अपनी कार कुछ देनी है सर्विस के लिए या कुछ करना है, और फिर मैं आऊँगा अपने ऑफिस में, वहाँ पे आपसे मिलता हूँ। बस 15 मिनट का टाइम है। ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ दिल्ली से वहाँ गया हूँ और मुझे एक पर्सन से मिलना है, उनसे कुछ जानना है, यार सिर्फ 15 मिनट टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स में क्या ही बात कर लूँगा मैं। लेकिन मैंने कहा ठीक है सर, आप आइए देखते हैं। अब मेरे पास यही 15 मिनट्स हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए। अब जब वो आए मेरे से, मैंने उनके साथ रेपो बिल्डिंग की, मिररिंग, मैचिंग, इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। उसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि आज की और जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कल के लिए पोस्टपोन कर दो, और फिर उनके साथ करीब 2.5-3 घंटे मेरी बात हुई, और उसके बाद फिर वो मुझे स्टेशन तक छोड़ गए। तो दीज थिंग्स वर्क, अगर हम इसे यूटिलाइज़ करते हैं तो ये काम करती हैं। लेकिन हम इतना सिंसियरली लें तो किसी चीज़ को, लें तो बिल्कुल है ना, इतना एफर्ट तो करें। लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उसकी वेबसाइट या उसका विज़न, उसका मिशन तक नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। उन्हें क्या याद होती है? अपनी CV में बस जो ऑब्जेक्टिव लिखा होता है वो याद होता मुझे क्या चाहिए, मुझे बढ़िया जॉब चाहिए। हाँ। अपने बारे में यस, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर, मेरी टारगेट ऑडियंस में 2 तरह के प्राणी हैं। पहले प्राणी वो जो सेल्स टीम का हिस्सा है, मतलब कहीं पर जॉब करते हैं सेल्स में, अच्छे लेवल पे, मीडियम लेवल पे, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे जॉब करते हैं। दूसरे प्राणी वो हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, 1-2-5 करोड़ वाले लोग हैं जिनके पास सेल्स टीम नहीं, जो खुद से सेल्स करते हैं, या फिर कोचेस, कंसल्टेंट्स हो गए, इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए। तो जो दूसरे तरह के प्राणी है ना, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय थिंकिंग, कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड होने वाले हैं सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने में। वो आपके पीछे पड़ने वाले हैं कि ये ट्रेनिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कराओ। डेफिनेटली सर, ये तो और जो आगे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो स्पेशली बिजनेस ओनर को ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर उसे नहीं पता है
तो वो कई बार अपने बिजनेस का कितना लॉस कर रहा है उसको आइडिया नहीं है। बिल्कुल। कब बताएंगे सर? इसी में अभी आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं तो लिख ज़रूर ये लेता हूँ। सवाल आप पूछिएगा। मैंने लिख लिया, मैं भूलूंगा नहीं हूँ। हाँ हम और आपको कोई जाने नहीं देंगे हम अगले 3-4 घंटे। चलिए। मेटा प्रोग्राम्स, हाँ एज अ क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ एनएलपी मैं जानना चाहता हूँ, और फिर सभी के बेनिफिट के लिए क्या है सर ये? देखिए क्या होता है ना, मेटा का मतलब होता है हिडन, हिडन। तो मेटा प्रोग्राम का मतलब होता है हिडन प्रोग्राम्स। तो हमारे इस माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर कुछ हिडन प्रोग्राम्स हैं जो हमारे बिहेवियर्स को, हमारे डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती। और सामने वाले के माइंड के जो मेटा प्रोग्राम्स हैं हमें उसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं बिल्कुल होती। भी नहीं है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, वो सेल्स की सेम पिच एक इंसान के लिए काम करती है और दूसरे के लिए काम नहीं करती है, राइट। तो वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि हर इंसान का मेटा प्रोग्राम अलग अलग है और हम अपने मेटा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या तो बात कर रहे होते हैं या विदाउट अवेयरनेस ऑफ मेटा प्रोग्राम हम बात कर रहे होते हैं। तो मेटा प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ मैं पिक कर लेता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो समझ आएगा, क्योंकि टेक्निकल में लोग फंस जाएंगे कि ये क्या आ गया, मेटा प्रोग्राम क्या है ये। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, एक पहले लेता हूँ, इसे कहते हैं मोटिवेशन डायरेक्शन। ये एक मेटा प्रोग्राम है, कई सारे मेटा प्रोग्राम होते हैं, एक मेटा प्रोग्राम बता रहा हूँ, इसे कहते हैं मोटिवेशन डायरेक्शन। जी। ठीक है। तो मोटिवेशन डायरेक्शन क्या होता है कि हम में से हर इंसान का माइंड दो चीज़ों से मोटिवेट होता है। एक मोटिवेट होता है वो अपनी ज़िंदगी में पेन को अवॉइड करने के लिए, कि मैं इस दर्द से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, ये परेशानी मेरी ज़िंदगी में ना आ जाए, या है तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। इसे हम कहते हैं कि इनका जो मोटिवेशन डायरेक्शन है ये है मूविंग अवे, यानी ये पेन से दूर भागना चाहते हैं। दूसरा होता है, इसे कहते हैं मूविंग टूवर्ड्स, ये वो लोग हैं जो प्लेजर की तरफ जाना चाहते हैं, राइट। अब इनका मेटा प्रोग्राम क्या है, ये प्लेजर ढूंढना चाहते हैं, इनका माइंड ऑटोमेटिकली प्लेजर ढूंढ रहा है। अब गज़ब की बात क्या है, आप वही बात करेंगे, अगर वो पेन ड्रिवन है तो उसको अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और वो प्लेजर ड्रिवन है तो उसको अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा। जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास सेल्स की टीम है, अब उसमें आपको नहीं पता कि कौन से तरह के लोग हैं, कौन पेन ड्रिवन है, कौन सा प्लेजर ड्रिवन है, आपको नहीं पता। अब आप क्या कहते हैं कि अभी हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को हमने इन कैश नहीं किया तो आप ये समझ लो कि लगभग हर इंसान का जितनी उसकी सैलरी उतने बराबर का नुकसान हो जाएगा। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं? नुकसान। हाँ, पेन पे फोकस कर रहे हैं। अब ये बात उन लोगों को कनेक्ट करेगी, मोटिवेट करेगी जो अपना नुकसान नहीं चाहते। लेकिन वो लोग जिनका मोटिवेशन डायरेक्शन प्लेजर है, उनके लिए ये बात अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इरेलेवेंट हो जाएगी। उनके लिए इसी सिचुएशन में क्या कहना पड़ेगा कि अभी हमारी कंपनी के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर हमने यूटिलाइज़ कर लिया तो आपको उतने का बेनिफिट हो जाएगा जितने की आपकी सैलरी। बिल्कुल। तो ये क्या है, प्लेजर वाले को प्लेजर वाली बात जो है वो समझ आएगी, और पेन वाले को पेन वाले की बात समझ में आएगी। हम लोग कई बार मोटिवेशन की दुनिया में रहते रहते सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव बोलना चाहिए। आप सिर्फ पॉजिटिव बोलोगे तो जिसका माइंड नेगेटिव से प्रोग्राम होता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इंसान प्लेजर ड्रिवन है, कौन सा पेन ड्रिवन है। अगर आप क्लोजली अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, अगर आप क्लोजली वर्क नहीं कर रहे, जेनरिक वे में वर्क कर रहे हैं, तो आपको वो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जिससे दोनों को आप टच कर सकें। राइट। कि अभी हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आपकी सैलरी के बराबर का आप बोनस ले सकते हो, अदरवाइज उतना ही नुकसान कर लोगे अपना। तो अब ये दोनों टच हो रहे हैं। तो ये एक मेटा प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे मेटा प्रोग्राम होते हैं। एक और बताता हूँ, इसको कहते हैं, ये था मोटिवेशन डायरेक्शन, राइट। दूसरे को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको कैसे पता चलता है कि आपने कोई काम अच्छा किया है, या आपको कैसे फील होता है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है अदर्स। कुछ लोग किसी काम को अच्छे तरीके से इस वजह से करेंगे कि मैं अच्छे से करूँगा तो मुझे तो पता चलेगा, ये लीडर्स वाले लोग की कैटेगरी है। और कुछ लोग किसी काम को अच्छे तरीके से इस वजह से करेंगे कि दूसरे क्या कहेंगे, अदर्स क्या कहेंगे, है ना। तो उनको अदर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जब तक नहीं दिखाया जाएगा तब तक उनको वो फीलिंग नहीं आती। अब सेल्स में ये कैसे है, सर ये प्रोडक्ट या ये सर्विस अगर आप परचेज़ करते हो
तो आप खुद को सोच के देखो कि कल को अपने डिसीजन पे आपको कितना प्राउड फील होगा, और जब दूसरे आपके रिजल्ट्स देखेंगे तो वो आपको कितना अप्रिशिएट करेंगे। ओहो, दोनों को लपेट लिया आपने। राइट, तो ये है मेटा प्रोग्राम्स। तो ऐसे मैंने 2 बताए हैं, ये बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे। राइट, और जितना ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग आपके मेटा प्रोग्राम्स की होगी, चलिए मैं आपके उस वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि कई बार टीम के लोगों को पता नहीं होता है, मतलब जो बिज़नेस लीड कर रहे हैं उन्हें पता नहीं होता। तो उसमें से एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ मेटा प्रोग्राम वाले में। वर्किंग स्टाइल जो होती है ना, वो भी अलग अलग तरीके की होती है, मेटा प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कि जो टास्क ओरिएंटेड है, और एक होते हैं आउटकम ओरिएंटेड। अब आउटकम ओरिएंटेड जो लोग हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, उनका फोकस रहता है कि अल्टीमेटली मुझे क्या रिजल्ट क्रिएट करना है। और टास्क ओरिएंटेड जो होगा उसका टास्क पे फोकस रहेगा, ये वाला काम सही से हो जाना चाहिए। वो चेकलिस्ट वाला इंसान है, उसकी चेकलिस्ट पूरी होनी चाहिए। अब अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपने आउटकम वाले को टास्क वाला काम दे दिया है या टास्क वाले को आउटकम वाला काम दे दिया है, तो आप एक हाई पोटेंशियल इंसान को लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये सही से काम नहीं करता। बिल्कुल। राइट, मैं अपनी टीम में खो गया था कि कौन क्या कर रहा है। इसी तरीके से आप इसे कह सकते हैं ग्लोबल वर्सेस डिटेल भी कहते हैं। अच्छा। इसे कई बार ग्लोबल का मतलब होता है जो ओवरऑल देख रहा है सब कुछ, और डिटेल का मतलब जिसको अकाउंटेंट की तरह हर चीज़ की डिटेलिंग चाहिए। अगर आपने डिटेल वाले को टॉप पे बैठा दिया और ग्लोबल वाले को नीचे बैठा दिया, तो आपने अपनी टीम खुद ही मार ली। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला है वो इतनी डिटेल मांगेगा सबसे कि नीचे वाला पागल हो जाएगा उसको डिटेल दे के। तो ऊपर किसको बैठाना है? जो ग्लोबल वाला है, जो ओवरऑल देख रहा है। और नीचे किसको बैठाना है? जो डिटेल वाला है, जिसको ये चाहिए कि एक एक काम मुझे मैच करके चाहिए कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तब आप अपनी टीम में राइट स्ट्रक्चर डाल पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा अगर स्विच हो गई है दोनों? क्योंकि अगर जानकारी नहीं है, कितने बिजनेस ओनर्स को इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है? कई बार नहीं है। और अगर नहीं है तो होगा क्या? गलत जगह पे गलत इंसान को प्लांट आपने कर दिया है, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं मेरी टीम इनइफेक्टिव है। यस। तो ये है मेटा प्रोग्राम का जादू। अगर हम इसे समझते हैं और हम अपनी कम्युनिकेशन उस अकॉर्डिंग करते हैं, हम इस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं, तो हम बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। यकीनन। और सेल्स में भी ये सारी चीज़ें काम करेंगी। जब आप सेल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको उसका बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको कैसा फील होगा, दूसरों को कैसा फील होगा। पेन एंड प्लेजर, सर आप ये लेंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या बेनिफिट्स आएंगे, आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेटा प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारी डिटेल में जाएंगे तो वो मैं सर पॉडकास्ट के बाद आपको उससे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो आपने बात करी ना, मेटा प्रोग्राम है एक तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ है सेल्फ ड्रिवन, यार मुझे तो पसंद आया ना काम अपना, मुझे तो सेटिस्फेक्शन है ना, मैं खुश। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे हैं अदर्स ड्रिवन। क्या रेशो होती होगी इनकी कुछ? क्या दुनिया में इतने % तो सेल्फ ही रहते हैं, इतने % रेशो अदर्स? देखिए, अगर हम कहें ना तो अदर्स वाले ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होंगे। सेल्फ वाले थोड़े कम होते हैं, क्योंकि सेल्फ वाले जो लोग हैं ये जनरली दुनिया में लीडर्स बनते हैं। ओ यस, मैं वही जी हाँ, जी। इनके अंदर लीडरशिप वाला एटीट्यूड होता है, क्योंकि इन्हें होता है दुनिया क्या कहती है, नहीं कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना। एब्सोल्युटली। तो इनका जो मोटिवेशन भी आ रहा है ना, वो सेल्फ से आ रहा है, उनका अदर्स से मोटिवेशन नहीं आता उतना। अदर्स अप्रिशिएट करें, अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे तो पता है ना, मैं तो कर रहा हूँ ना। जितने आप एंटरप्रेन्योर्स को देख लीजिए, जब वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो दुनिया तो उन्हें क्रिटिसाइज ही करती है, पर वो करते हैं, मजे में करते हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ये मैंने डिसाइड किया है ना, मेरा काम है ना, मुझे करना है ना। सही बात है, मेरा बेबी है, मुझे पालना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसका ये इन्फ्रेंस निकाल लें हम, मैं ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए जान के इसको थोड़ा सा और डिग डीप कर रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सेल्फ वाला बंदा है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, लीडर बनने की, और जो अदर वाला बंदा है उसकी लेस प्रोबेबिलिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब सक्सेसफुल बनने या नहीं बनने की डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते। किसी किसी का अदर्स का रीज़न बहुत स्ट्रांग हूँ बन के उसको लीडर बना सकता है। हाँ, मैं ये काम करूँगा, दुनिया मुझे इस चीज़ के लिए जानेगी, पॉजिटिव सेंस में वो उसको कहीं पे भी ले जा सकता है। ओह, तो इसको इस वजह से जो इसके ऊपर वाले लेवल पे बैठा है उसको ये चीज़ों की जानकारी अगर अच्छी होगी तो वो अपने लोगों से सही तरीके से काम करा लेगा। कई बार अदर्स का रीज़न हो सकता है, मैं अपनी टेररिस्ट कम्युनिटी के लिए अपने काम करते हैं जी,
टेररिस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने लिए नहीं काम करते जी कई जी बार, जी जी जी। वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं वो मेरा मकसद है, मेरी कम्युनिटी है, मुझे उसको ये चीज़ देनी है ना। दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा नाम याद रखेंगे। मैं मेरा तो नाम है। इस ईगो को तोड़ने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। जैसे लोग बहुत बार कहते हैं ना कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस नाम से जानेगी। मैं कहता हूँ किसी भी नाम से जाने, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो गए। तुम तो गए तो तुम्हें कहाँ पता चलेगा? दुनिया दूसरों को पता चलेगा, उससे तुम्हें फ़र्क कैसे पड़ेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो भाई अपनी इस ज़िंदगी में अपने अकॉर्डिंग काम कर लो। ओह यस, मेटा प्रोग्राम्स। हिप्नोसिस के ऊपर वेद भाई बहुत सारी बातें करनी है, तो ये प्री हिप्नोटिक सजेशंस, हिप्नोटिक लैंग्वेजेस, ये लास्ट में करें या अभी ले भी लें? कर सकते हैं। अभी कर लें। हाँ हाँ, तो क्या है हिप्नोसिस देखिए। और सेल्स से रिलेटेड कैसे? हाँ, सेल्स से रिलेटेड ही हम बात करेंगे, क्योंकि हिप्नोसिस अपने आप में वो भी एक बहुत बहुत वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए हिप्नोसिस बेसिकली क्या होता है। हिप्नोसिस एक वर्ड से बनाया है जिसको कहते हैं हिप्नोज। हिप्नोज एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्लीप, अच्छा। यानी कि नींद। तो हिप्नोसिस एक तरह की नींद है, यानी एक तरह का एक ऐसी स्टेट है जिसको अगर डेफिनेशन वाइज हम बोलें तो हम इसे कहते हैं अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ओह, अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस वेयर अ पर्सन इज़ हाईली सजेस्टेबल, यानी एक ऐसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस जिसमें वो इंसान हाईली सजेस्टेबल है। उसको आप कोई सजेशन देंगे तो उसके मानने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और सेल्स में इसका रोल है, रोल है, बिल्कुल है। राइट। तो क्या होता है कि तो हिप्नोसिस का मतलब है एक ऐसी स्टेट क्रिएट करना, एक इंसान को एक ऐसी स्टेट में लेके जाना जिसमें वो आपके सजेशंस को ज़्यादा मान रहा है, राइट। जी। तो अगर किसी इंसान के पास हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स की मास्टरी है, यानी कि वो अपने शब्दों को इस तरह से यूज़ कर सकता है कि सामने वाले के अटेंशन को अल्टर्ड कर दे, यानी कि वो जैसा कह रहा है सामने वाला उसके अकॉर्डिंग सोचने लगे, उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू देने लगे, इंपॉर्टेंस देने लगे, और उस सिचुएशन में अगर वो कोई सजेशन देता है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो सजेशन को मान लेगा। हिप्नोसिस का मतलब कंट्रोल नहीं होता, हिप्नोसिस का मतलब इन्फ्लुएंस होता है। मतलब हिप्नोसिस से आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। जी। जो जेन्युइनली हिप्नोसिस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे उसमें हिप्नोसिस में बहुत सारे तरह के लैंग्वेज पैटर्न होते हैं। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे प्री हिप्नोटिक सजेशन। तो प्री हिप्नोटिक सजेशन क्या होता है कि आप सामने वाला क्या करेगा अगर आप ये उसे पहले से ही बता देते हैं, रैपो में रहते हुए। हिप्नोसिस के लिए रैपो का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रैपो नहीं है तो आपकी हिप्नोटिक लैंग्वेज काम नहीं करेगी, कभी भी नहीं। ठीक है। क्योंकि अगला इंसान अगर बहुत कॉन्शियस है और वो बहुत लॉजिक के साथ बैठा है तो वो आपके हर बात को क्वेश्चन कर देगा। लेकिन अगर आपने रैपो इस्टेब्लिश किया, वो आपके साथ ट्यूनिंग में है, अब आप लीड कर रहे हैं उसको, और अगर तब आप हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे सपोज़ करिए किसी भी तरह के सेल्स की बात कर लेते हैं। सपोज़ करो एक पर्सन है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, और वो आप उसके पास गए हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, और सपोज़ करिए कि आप उसको टर्म इंश्योरेंस आप उसके पास लेके गए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको प्री हिप्नोटिक्स, आपने रैपो बिल्ड कर ली पहले, आप उसके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग में आ गए, और उसके बाद आप उसके साथ प्री हिप्नोटिक सजेशंस यूज़ करते हैं। यानी आप पहले आप उसकी लैंग्वेज सुन लेते हैं, उसमें से कीवर्ड्स को आपने पकड़ लिया। सपोज़ करिए वो अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्ड है, आपने वो बात उससे कर ली है। अब आप उसको प्री हिप्नोटिक सजेशन देते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि सर देखिए, जो लोग आपके जैसे होते हैं ना, जो अपनी फैमिली के लिए कंसर्न्ड होते हैं, वो एक्चुअली ये चीज़ सोचते हैं कि मेरे ना रहने पे मेरी फैमिली के कितने अमाउंट से उनकी ज़िंदगी अगले कुछ सालों तक अच्छे तरीके से चल सकती है, जितने में बाकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लोग फिर जो इंश्योरेंस लेना है उसका डिसीज़न लेते हैं। अभी मैंने ये सिर्फ बात कही है, लेकिन दिस इज़ प्री हिप्नोटिक सजेशन, राइट। क्योंकि अभी मैंने ये कहा नहीं कि आप कर लो, लेकिन सामने वाला पर्सन अब ये करने के बारे में सोचने लगा कि अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मेरी फैमिली को कितने सालों के लिए अमाउंट की ज़रूरत है, कितने अमाउंट की ज़रूरत है। और आपने उसको ये कहा नहीं कि करो, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अपनी फैमिली के लिए कंसर्न्ड होते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, बढ़िया, राइट। तो हिप्नोटिक लैंग्वेज को हम कहते हैं वेग लैंग्वेज, अनक्लियर लैंग्वेज। इसमें मैंने क्लियरली नहीं कहा कि आप सोचो। एक सेल्समैन जिसको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो बोलेगा सर आप बताओ, आपको क्या लगता है आपकी फैमिली को कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका कैलकुलेशन बना देता हूँ, सर वो इस प्लान से आएगा। अब वो कनेक्ट ही नहीं करता उसके साथ, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन आप इस तरह से अगर बात करते हैं तो वो कनेक्ट करेगा।
तो ये एक प्री हिप्नोटिक सजेशन है, यानी कि आप कन्वर्सेशन में जो उससे कराना चाहते हैं आपने पहले ही उसको बता दिया है कि आप ये करोगे, और उसका माइंड अगर रैपो में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके, राइट। तो ये एक सजेशन हो गया। ऐसे ही हिप्नोटिक लैंग्वेज में बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंग्वेज पैटर्न्स होते हैं, जिन लैंग्वेज पैटर्न को यूज़ करके एक इंसान सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। तो जैसे मैं किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज़ करिए कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ये एक हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न का एक पैटर्न है। और जब हम सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का नाम हमें पता हो, टेक्निकल टर्म पता हो, ये हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में आ जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, जब आप एक चीज़ को कॉज के एंड पे रखते हैं और दूसरी चीज़ को उसके इफेक्ट के एंड पे रखते हैं, तो अगर उसका माइंड कॉज के साथ एग्री है तो इफेक्ट के साथ भी एग्री हो जाता है, राइट। तो हम जैसे किसी भी सिचुएशन में आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं सेल्स में, और आप उसको बताते हैं, सपोज़ करिए कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पर्सन माइलेज की बात कर रहा है ना, और आप उसके लिए माइलेज इंपॉर्टेंट है, आपने माइलेज की बात की और आपने कहा सर देखो ये जो कार है ना, इसका तो पेपर पे लिख के दे रहा है कि इसका जो माइलेज है वो 20 किलोमीटर है, राइट, पर लीटर, ये दे रहा है। अब ये कॉज है और ये इस बात से एग्री करता है। ये कॉज है, ये कॉज है, मतलब कॉज है मीन्स ये वो फैक्ट है हाँ, जिसके साथ वो एग्री कर रहा है। अब आप क्या कहते हैं, और इसी वजह से सर वो लोग जो इकोनॉमिकली अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं वो इस गाड़ी को चूज़ करें। इफेक्ट। अब यह है इफेक्ट। अब अगर वो कॉज के साथ एग्री है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इफेक्ट के साथ भी एग्री हो जाए। बहुत सही, कॉज एंड इफेक्ट, नाइस, राइट। क्योंकि सर आज आप इस शोरूम में आए हैं और हमारे यहाँ आज स्पेशल एक ऑफ़र चल रहा है, इस वजह से आज आपका डिसीज़न लेना आपके बहुत फेवर में है। कॉज एंड इफेक्ट, बढ़िया। क्योंकि प्रेजेंट रियलिटी की आपने बात कर ली। ये कॉज एंड इफेक्ट रैपो के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। अंकित जी आपका ब्लेज़र बहुत बढ़िया है, ये चेक्स वाला जो है ना, ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है और लाइट कपड़ों का है, मतलब ये हर वेदर में काम आता होगा। और मुझे लगता है इस तरह की पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें कुछ अलग ही बात होती है। रैपो बिल्ड कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि जो पहले लेवल पे मैंने कहा उसके साथ आपका माइंड एग्री है, तो बाद में जो मैं कह रहा हूँ उसके साथ माइंड एग्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑसम। मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है वेद सर, बताइएगा ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि नहीं कॉज एंड इफेक्ट में। एक मैंने अभी लीड क्लोज करी थी, दे आर द बिग MNCs, काफ़ी बढ़िया MNC नहीं बोलूँगा बट इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। उनकी सेल्स टीम के ट्रेनिंग कराने की लीड क्लोज करी है मैंने, उनके MD के साथ में बैठा था। ही इज़ अराउंड 58-59 ईयर ओल्ड गाय। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, मतलब बहुत मानता हूँ मैं उनको, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। कुछ अभी 1 महीना पहले मैंने लीड क्लोज करी है वो। मैंने पूछा कि सर आप, मैं उनको सर बोलता हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अदरवाइज हम सिखाते हैं सेल्स में कि सर नहीं बोलना किसी को भी, उसका अलग साइंस है, तो मैं उनको सर बोलता हूँ। मैंने पूछा सर आपने आज से पहले ट्रेनिंग कराई है? आप मेरे से बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं अपने पास, 250 लोग हैं सेल्स टीम में। हाँ कराई है अंकित। मैंने कहा कौन थे? कि वहाँ से गुजरात से आए थे। कितने टाइम के लिए? हाँ वो 1 डे की ट्रेनिंग थी। उसके बाद क्या हुआ? अरे अंकित उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ हैंड होल्ड सपोर्ट दिया नहीं, उसके बाद कुछ उनको सिखाया नहीं, इंप्लीमेंट कराया नहीं, इसलिए कुछ इफेक्ट आया नहीं। मैंने पकड़ी उनकी बात को, तो इस बात को फिर उन्होंने एग्री करा कि मैंने कहा सर यही कारण है, उनमें कोई बुराई नहीं थी, वो बहुत अच्छे ट्रेनर होंगे जो भी आए थे, पर हम अलग क्यों हैं? बिकॉज वी आर नॉट जस्ट सेल्स ट्रेनर्स, हम लोग एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं। सोल्यूशन क्या? कि डे 1 पे सिखाएंगे, डे 2 से लेके जब तक आप कहेंगे तब तक उनको हैंड होल्ड करके इंप्लीमेंट कराएंगे। सर रिजल्ट नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए जब इंप्लीमेंट करा रहे होंगे। कहते हाँ 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 यही कारण रहा था। तो शायद ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात फिट बैठ रही है यहाँ पर। हाँ, इसमें कॉज एंड इफेक्ट वाली भी बात है और इसमें आपने जो उनके कंसर्न को एड्रेस किया वो वाली बात भी है, राइट। और साथ के साथ में इसमें एक और चीज़ है कि जो आपने उनको ये कहा ना, आपने उनको एक ऑप्शंस दे दिए, राइट। इसको हम कहते हैं डबल बाइंड कई बार, राइट। यानी आपने उनको बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा, अब अगर इसकी जगह हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये रहेगा। तो आपने उनके माइंड में एक न्यू पिक्चर प्लांट कर दी और उसको जस्टिफाई कर दिया, करेक्ट। तो वो उनका माइंड उससे इफेक्ट से सेटिस्फाई हो गया Absolutely. कि दिस इज़ द कॉज, कि हम करेंगे और हैंड होल्डिंग भी देंगे और इफेक्ट ये आएगा कि सेल्स तो होगी ही होगी। बिल्कुल, थैंक यू। अमेजिंग, आपके साथ बात करके मुझे कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। अरे सर यू बीइंग सो हम्बल। अरे इसके अलावा
एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे बिजनेस ओनर खुद सेल कर रहा है या फिर वो सेल्स टीम से सेल कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती, वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स, दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन आया साहब, हैंडल नहीं हो पा रहा है। ऑब्जेक्शन आया प्राइस का, हमारा बंदा क्या कर रहा है, सर मैं 10 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ यार, मुझे ओवर में 8 रुपये की मिल रही है, 8 रुपये की मिल रही है, और सर मैं ट्राई करता हूँ। वो पूरी जान लगा देगा 8 रुपये प्राइस मैच कराने के लिए। तो खैर वो सेलिंग की साइंस हम लोग सिखाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एनएलपी के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे करें सर? देखिए क्या है ना, देखिए मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जी। मैंने अपने बहुत इनिशियल डेज में सीखी थी कि हम कहते हैं कि मनुष्य एक विचित्र प्राणी है और वो कारणों के पीछे का कारण नहीं बताता है। कारणों के पीछे का कारण नहीं बताता है। तो जनरली जो फर्स्ट लेवल पे ऑब्जेक्शन होता है, हाँ, वो रियल ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। वो ट्रू। ऑब्जेक्शन उसके पीछे छिपा हुआ होता है। और जनरली जब लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती तो वो फर्स्ट लेवल के ऑब्जेक्शन को सॉल्व करते हैं जो रियल ऑब्जेक्शन है ही नहीं। वाह। तो हमें क्या करना होता है, हमें रियल ऑब्जेक्शन तक पहुंचना होता है। तो इस चीज़ के लिए एनएलपी में जिस मॉडल को हम यूज़ करते हैं, लैंग्वेज पैटर्न को यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं मेटा मॉडल। मेटा का मतलब हिडन। तो ये वो मॉडल है, ये वो आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है जिससे हम किसी के सबकॉन्शियस में रियल में ऑब्जेक्शन क्या छिपा हुआ है हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे जाके हम सॉल्व कर सकते हैं उस ऑब्जेक्शन को। राइट। तो ये करते कैसे हैं, इसी चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, इसी चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। राइट। तो जैसे सबसे पहले, ये तो आपने बहुत बार सेल्स में सिखाया होगा, मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो लेकिन फिर भी सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही कोई इंसान ऑब्जेक्शन बताता है उसकी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कहिए अच्छा सर ये कारण है या इसके साथ कोई और भी कारण है। तो जैसे आपने बोला कि कॉस्टिंग 10 रुपीज़ है 8 रुपीज़ है, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा, तो आप उनसे पूछिए कि सर जो कॉस्टिंग है ये हम आपको 10 ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको 8 ऑफ़र कर रहा है, यही कारण है या इसके अलावा भी कोई और रीज़न है। अगर आप रैपो में हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बता देगा, वो आपको रिवील कर देगा कि इसके अलावा भी हो सकता है। वो आपको जो 8 रुपये है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको कहीं और 9 में डील मिल रही है, वो आपसे 8 में डन कराना चाहता है। बिल्कुल, ये हो सकता है। या हो सकता है उसको ये डील क्लोज ही नहीं करनी है, उसका कोई अपना बंदा बैठा हुआ है, क्लोज ही नहीं करनी है ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब आपको पता नहीं है और आप 8 के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। राइट। तो क्या है कि हमें उस रियल ऑब्जेक्शन तक पहुंचना है। तो एनएलपी में हम इसे कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर वो होता है जो सरफेस पे आ रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो सरफेस स्ट्रक्चर है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है। लेकिन जो मेरे मन में छिपा हुआ है वो डीप स्ट्रक्चर है, और सॉल्यूशन की ज़रूरत है डीप स्ट्रक्चर पे, ना कि सरफेस स्ट्रक्चर पे। तो हमें सरफेस स्ट्रक्चर से कहाँ पहुँचना है, डीप स्ट्रक्चर पहुँचना है। तो डीप स्ट्रक्चर तक पहुँचने के लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे, कुछ सवाल जिससे हम ये समझ सकें कि उसके मन के अंदर क्या छिपा हुआ है या उसका रियल ऑब्जेक्शन जो है वो है क्या। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल, इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा गहराई से सीखना पड़ता है एनएलपी में। उतनी सारी एनएलपी तो एक सेशन में सिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हमारा माइंड तीन चीज़ करता है, 3 फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करता है। एक होता है डिलीशन, एक होता है डिस्टॉर्शन और एक होता है जनरलाइजेशन। हमारा माइंड ये 3 फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करता है। ओके। जब भी हम कोई परसेप्शन क्रिएट करते हैं ना, जैसे बाहर की दुनिया है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है। जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं तो हमारा माइंड इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट नहीं करता। इसमें कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिलीट का मतलब कुछ चीज़ों को लेफ्ट आउट कर देगा, छोड़ देगा। डिस्टॉर्ट का मतलब है जो जैसा है उसको वैसे नहीं रख के कुछ बदल देगा। राइट। और जनरलाइजेशन का मतलब होता है हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस को या किसी बिलीफ को एक्सपैंड कर देगा कि हर बार ऐसा ही होता है। तो जब लोग सरफेस स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो डिलीटेड है, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड है। अगर आप ये सीख जाएं कि डिलीशन को कैसे रिवर्स करना है, डिस्टॉर्शन को कैसे रिवर्स करना है, जनरलाइजेशन को कैसे रिवर्स करना है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जो उसके मन में छिपा हुआ था। तो मेटा मॉडल वो साइंस है जो हमें सिखाता है कि डिलीशन को कैसे रिवर्स करना है, डिस्टॉर्शन को कैसे रिवर्स करना है और जनरलाइजेशन को कैसे रिवर्स करना है। जी। तो इसके एक एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ क्योंकि सारे तो बताना शायद इस सेशन में, एक सेशन में पॉसिबल नहीं होगा। जी। जैसे कोई कहता है कि अरे यार वो जो दूसरा प्रोडक्ट है ना उसमें तो इससे ज़्यादा फीचर्स हैं। ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन है।
अब क्या है कि इस ऑब्जेक्शन में अभी उसने बोला कि उस दूसरे प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा फीचर्स हैं। कौन से ज़्यादा फीचर्स उसने बताया नहीं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, डिलीटेड है। अब आप पूछते हैं कि सर बहुत बढ़िया बात है, हर कंपनी के हर प्रोडक्ट के अपने पोटेंशियल्स होते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, जो आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, और आपको अपने प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज है उतनी सामने वाले को नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब आप जैसे ही उसके डिलीशन को रिवर्स करते हैं, अब वो आपको कुछ चीज़ें बताएगा और हो सकता है उसको पता ही नहीं कि ये फीचर्स तो आपके प्रोडक्ट में भी हैं, या उसके बाद आप बता सकते हैं सर ये तो हमारे में है ही, इसके अलावा ये और भी हैं। तो जैसे आपने डिलीशन को रिवर्स किया और आपने उसके माइंड के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको एड्रेस किया और बताया, तो अब ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। यानी कि इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अब आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ऐसे ही डिस्टॉर्शन का देख लेते हैं जी। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि अंकित भाई आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। सुना होगा आपने ये स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो ये फैक्ट है, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो सिर्फ इतनी थी कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने इसको मीनिंग ये दी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये डिस्टॉर्शन है, यानी कि था कुछ और मैंने इसको बना के कुछ और समझा। बिल्कुल। ठीक है। तो क्या होता है कि सेल्स में भी यही चीज़ हो रही है। कई बार वो इंसान किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। करेक्ट। यार आपकी जो कंपनी है ना वो तो ट्रस्टवर्दी ही नहीं है। अब आप सारी रेपुटेशन बिल्ड करने के बाद अनईजी हो गए कि यार मेरी कंपनी तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन आप ये नहीं पूछा कि कैसे। एब्सोल्युटली, वो जनरलाइज्ड बात बोल रहा है। हाँ, तो अब क्या पूछना है यहाँ पे, उस डिस्टॉर्शन को रिवर्स करना है। उसने किस चीज़ को ये समझ लिया कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब आप उससे ये सवाल पूछिए कि सर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं वाकई में अपनी कंपनी को फीडबैक भी दूंगा, मैं समझने की कोशिश भी करूँगा कि भाई आपको या आपके जैसे अच्छे लोगों को ये नुकसान या ये दिक्कत कभी ना आए। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरी कंपनी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको लगता है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब वो बताएगा जिसको उसने ये मीनिंग दी कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जब आपको वो रूट कॉज पता चल गया, अब आप उस रूट कॉज के ऊपर बात कर सकते बहुत ईजिली हिट कर सकते हो, हिट द बुल्स आए, और ऑब्जेक्शन खत्म। ऑब्जेक्शन खत्म। तो मैंने डिलीशन बताया, डिस्टॉर्शन बताया, ये एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। मतलब ये बहुत गहरा साइंस है, हम एक एक लेके चल रहे हैं। अब जनरलाइजेशन को, अरे यार सारी कंपनियां तो इसी तरह की बात करती हैं, सारी कंपनियों के तो प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं, सभी कंपनी तो यही सर्विस दे रही हैं। अब ये जनरलाइजेशन है। करेक्ट। तो इस जनरलाइजेशन को हम रिवर्स करते हैं कैसे सर, एग्जैक्टली या हम कई बार ऐसे पूछते सर सभी कंपनियां। अब जैसे ही आप कहोगे सभी कंपनियां, वो एकदम से अरे नहीं मतलब ज़्यादातर। सर एग्जैक्टली किन कंपनियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास उतनी डिटेलिंग नहीं है जितनी डिटेलिंग आपके पास है। तो जैसे ही आप उसके जनरलाइजेशन को क्वेश्चन करेंगे, आप उस स्पेसिफिक पे पहुंच जाएंगे जहां पे उसका ऑब्जेक्शन अटका हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फीचर सोच रहा है या जो देख रहा है उसको लग रहा है सब तो वही कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस पर पहुंच जाएंगे और आप कहेंगे कि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट या ये सर्विस इस तरह से दे रही है, तो अब उसका जो ऑब्जेक्शन है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि वो इंसान अगर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है तो बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विस चाहता है। बिल्कुल। वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठा है आपके साथ में। लेकिन जनरली सेल्स में कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं अरे सर वो तो क्लाइंट ही नेगेटिव है। वो नेगेटिव नहीं है, आपने उसके पॉजिटिव इंटेंशन को नहीं समझा। वो ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका ऑब्जेक्शन अगर क्लियर हो जाएगा तो वो ले लेगा। यस। तो हम कहते हैं ना, नो इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स होने वाली है उसमें ना वो बोल रहा है, तो ये तो सबसे पहला पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव है, बिल्कुल। हमारे बंदे रोते हैं सर वो नेगेटिव बहुत है, अरे हम उसको पॉजिटिव नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। तो ये जो है ये है मेटा मॉडल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि आप रियल ऑब्जेक्शन तक तो पहुंचो, वरना आप उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे और वो हर बार एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ से डिससेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरी के बाद तीसरी से। आप कितने सॉल्व करोगे? आप पहुंचो तो कि उसे चाहिए क्या, मज़ा उसके मन में क्या छिपा है। जी बिल्कुल। और अगर ये रिवील हो गया तो फिर आप हिटिंग द बुल्स आई, ऑब्जेक्शन वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा, वहीं क्लियर किल हो जाएगा। लगभग ऐसा ही ये मेटा मॉडल मेरे लिए एकदम नया है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। NLP हम लोग करते हैं बट इस लेवल पे नहीं करते हैं सेल्स के। तो इस लेवल पे दिस इज़ नेक्स्ट लेवल।
डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन में डेफिनेटली आपसे जानना चाहूँगा आफ्टर द पॉडकास्ट ऑफ स्टेज कि कैसे हम लोग इसको करें। हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगभग सेम तरीके से हम लोग सिखाते हैं। हम लोग MTNUT प्रिंसिपल सिखाते हैं। MTNUT, M स्टैंड्स फॉर मनी, देन टाइम, नीड, अर्जेंसी एंड लास्ट T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। जब वो बंदा बोल रहा है बॉस मनी इज़ दी प्रॉब्लम, एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ और ही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम है लास्ट T, दैट इज़ ट्रस्ट। वो बोल रहा है बॉस टाइम नहीं है अभी, प्रॉब्लम है ट्रस्ट। वो कह रहा है नीड ही नहीं है ट्रस्ट प्रॉब्लम है। वो कह रहा है अर्जेंसी नहीं है, देखते हैं बाद में करेंगे ना, प्रॉब्लम अर्जेंसी है ही नहीं, प्रॉब्लम ट्रस्ट है। तो घूम फिर के वही डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, 3 फिल्टर्स। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो उन चीज़ों को उसने डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज इस वजह से इस तरह से किया है कि वो ये नहीं कह रहा मुझे ट्रस्ट इशू, कभी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कुछ और हमें वहाँ से पहुँचना है डीप तक। बिल्कुल। वो ऊपर सरफेस वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ। प्राइस ज़्यादा लग रहा है, प्राइस ज़्यादा बोल दो उसको चुपचाप। उसका रेपो ही नहीं बिल्ड हुआ, उसके साथ ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हुआ, तो नहीं कौन आके बैठ गया, अजीब सा आदमी। ऐसा होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक पर्सन से मिला था रियल इस्टेट में, उसने कितनी प्यारी बात कही। मैं तो सिर्फ मतलब देखने गया था, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन रही थी, सोसाइटी बन रही थी। तो मैंने पूछा कि भाई क्या है आपकी कॉस्टिंग क्या है, तो उसने बताया कि 3-4 करोड़ से हमारा जो है वो 3 BHK 4 BHK स्टार्ट है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। कह रहा है सर कोई बात नहीं ना, बैठते हैं मिल के फाइट करते हैं, कहाँ तक आपकी चीज़ें हैं, क्या बात, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात है। अब आप सोचो उस पर्सन की स्किल कि वो ये नहीं कह रहा है कि ले लो या नहीं ले लो। वो कहता है सर मैं आपके साथ बैठता हूँ, कहाँ तक आपकी चीज़ें हैं, कहाँ पे कुछ बैंक से फाइनेंस कराने का देखना है, कहाँ पे हम मिल के फ़ाइट कर सकते हैं। मैं अपनी कंपनी से फ़ाइट करके आपके लिए कट डाउन करा के कितना और करा सकता हूँ, मैं देखता हूँ। अब आप सोचिए कि क्या स्किल्स का लेवल है। मतलब मैंने वो लिया नहीं लिया वो छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, लेकिन वो आज भी पर्सन मुझे याद है, क्या कम बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या रेपो बिल्ड करी उसने अनकॉन्शियसली। बिल्कुल सही। यही तो सेल्स का जादू है सर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सेल्स की जॉब में अगर आप हैं या फिर आप बिजनेस ओनर है, खुद के लिए सेल्स कर रहे हैं, आप अपना चेक अपने हाथ से लिखते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सेल्स। आजकल लोग ना, आजकल के बच्चे जेनजी 15-20 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम सेल्स सर, शाइंग अवे। आज से 15 साल पहले मेरा भी यही विजन था, व्यू था कि अगर मेरा बेटा इस टाइम, मेरा माई एल्डर सन इज़ अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले अगर मेरा बेटा मुझे आके बोलता कि पापा सेल्स करनी, मैं उसको बोलता ना बेटा रहने दे, ये बेकार की चीज़ है, कुछ और कर ले, बैक ऑफिस जॉब कर ले, कुछ भी काम सीख ले, सेल्स मत कर। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। बट आज के टाइम में मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को, सभी को, कि अगर हम चाहते हैं अपने बच्चे को वो जेन्युइनली ग्रो करे, अंदर से निखर के आए बाहर, कि वो अनबीटेबल बन जाए। हर कोई चाहता है ना सर कि मेरा बच्चा अनबीटेबल हो जाए, अनबीटेबल, कि ऊपर से गिरे और फिर उड़ जाए, ऊपर से गिरे फिर उड़ जाए। उसको 2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, सेलिंग और साइकोलॉजी। एग्जैक्टली। पेन ये है सर कि आज के टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये दोनों ही सब्जेक्ट्स है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों के माध्यम से, NLP के माध्यम से, साइकोलॉजी के माध्यम से वो चीज़ें सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। एग्जैक्टली। और मज़ा आ रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन। अरे थैंक यू, सेम हियर, आई रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग्स। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डन, डस्टेड एंड क्लियर। एंकरिंग, कंडीशनिंग, एंकर करके कैसे हम सामने वाले का सबकॉन्शियस चेंज कर सकते हैं, ये सेल्स में हमेशा से होता आया है। देखिए क्या होता है, एंकरिंग क्या है, पहले कंडीशनिंग समझ लेते हैं फिर एंकरिंग समझ लेंगे। कंडीशनिंग जो ये वर्ड है, ये बेसिकली इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट से आया था। इवान पावलोव का पावलोव कंडीशनिंग ऑफ डॉग्स एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है ना, साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था, सबने सुना है, सारे सेल्स में पढ़ाई जाती है, सारी MBA में पढ़ाई जाती है, मार्केटिंग में पढ़ाई जाती है, हर जगह, कि वो क्या करते थे कि उन्होंने डॉग्स पाले हुए थे। डॉग्स का एक बिहेवियर होता है, जब डॉग भूखे होते हैं और उन्हें खाना दिखाया जाता है तो उनको सलाइवा आता है, और इसे स्टिमुलस कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा नहीं कि वो देख के सोचते हैं कि अरे वाह टेस्टी फूड है या ये नहीं, ऑटोमेटिकली उनको देखते ही सलाइवा आने लगता है। तो ये उन्होंने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ही उन भूखे डॉग्स को फूड दिया जाता था, उसी सेम टाइम पे वो एक बेल को रिंग करते थे। और ये उन्होंने कई कई बार रिपीट किया, कई दिनों तक रिपीट किया। उसके बाद उन्होंने और लोगों को बुलाया और बोला देखो क्या होता है। अब ये वो डॉग्स हैं जिन्होंने खाना खाया हुआ है, भूखे नहीं हैं, और ना ही उन्हें खाना दिया जा रहा है। जैसे ही बेल बजाई गई वो डॉग सलाइवेट करने लगे।
यस यस यस। इसे कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन। कंडीशनिंग। यानी कि ब्रेन ने क्या किया, जो रिस्पॉन्स उसका फूड के साथ था, हंग्री होने पे, वही रिस्पॉन्स उसका कनेक्ट हो गया बेल के साउंड के साथ, जबकि दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेन देन नहीं। ऐसा नहीं कि बेल बजाई जा रही है फिर खाना सर्व किया जा रहा है, नहीं, जैसे ही वो खाना देख रहे हैं बेल बज रही है। इसे कहते हैं कंडीशनिंग। अब एनएलपी क्या करता है, एनएलपी किसी भी साइकोलॉजी की चीज़ को स्टडी करता है तो वो कहता है कि हम इसे और फास्ट कैसे बना सकते हैं, और फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो एनएलपी में इसी कॉन्सेप्ट को लिया गया, एंकरिंग का नाम दिया गया। एंकरिंग को हम कहते हैं कि वेन एवर यू आर एट द पीक ऑफ एनी स्टेट, यानी कि जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पे हैं, जैसे भूख लगते लगते एक बहुत तेज़ से लगी हुई है, गुस्सा आते आते आप बहुत गुस्से में हैं, खुश होते होते आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड होते होते आप बहुत एक्साइटेड हैं, प्यार आते आते आपको बहुत प्यार आ रहा है। ये जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पे होते हैं, हाइटेंड स्टेट पे होते हैं, उस समय आप कुछ देख लें, आप कुछ सुन लें या आप कुछ टच कर लें, फील कर लें, तो वो उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसका ट्रिगर बन जाता है, उसका स्विच बन जाता है। और जैसे ही वो उसका स्विच बन जाता है, नेक्स्ट टाइम आपको वो स्विच सिर्फ दबाया गया और आप उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। यानी कि जैसे सपोज़ करिए कि एक पर्सन है, एक हस्बैंड है, वो आज ऑफिस से आया है और ऑफिस में आज उसका बुरा दिन रहा है और वो बहुत परेशान, आज उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ दिन रहा है उसका, वो भी घर आ रहा है। अब जैसे ही घर आता है वो डोर नॉक करता है या बेल बजाता है, वाइफ दरवाज़ा खोल रही है और वो खोलते ही अब वो इंसान इरिटेशन के स्टेट के पीक के आसपास है ऑलरेडी, है ना। और वाइफ दरवाज़ा खोलते ही, अरे तुम्हें पता है आज तुम्हारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और तुम्हारी माँ ने मुझे ये कह दिया और पड़ोसी ने ये कर दिया और आज मेड भी नहीं आई, मुझे घर का सारा काम करना पड़ा। अब वो इस स्टेट पे था, कहाँ पहुँच गया, पीक पे। अब इस समय वो देख किसको रहा है, देख किसको रहा है, हाँ, वाइफ को। आवाज़ किसकी सुन रहा है, वाइफ के। फील किसके प्रेजेंस को कर रहा है, वाइफ के। अब नेक्स्ट टाइम वाइफ ने ज़रा सा उस अंदाज में देखा जिस अंदाज में उसने उस दिन देखा था, ज़रा सा उस टोन में बात की जिस तरह से उसने उस दिन बात की थी, ज़रा से उस तरह का आपने फील किया जैसा आपने उस दिन फील किया था, यू विल गो इनटू द स्टेट ऑफ इरिटेशन एंड पीक एंड यू विल नॉट नो द रीज़न। ओह, क्योंकि वो क्या बन गई आपके लिए, एंकर बन गई, ट्रिगर बन गई। उसका वो ज़रा सा टोन ऑफ वॉइस, उसने ज़रा सा कुछ कहा और आप इतना इरिटेट हो गए और आपको भी समझ में नहीं आ रहा बाद में कि यार मैं इतना इरिटेट क्यों हो गया। इस वजह से हो गया क्योंकि आपका माइंड कंडीशनड हो गया है। मंदिर में जाते ही अच्छा क्यों फील होता है, मंदिर इज़ एंकर। कब्रिस्तान के पास से गुजरते ही डर क्यों लगता है, कौन सा भूत आज तक आके मिला है आपसे, नहीं, एंकर। सर इस पे थोड़ी सी और बात करेंगे, ये तो कुछ ज़्यादा गहरी हो गई, बहुत ऊपर से निकल गई बाउंसर मार गई। मैं पहले अपना पर्सपेक्टिव समझाता हूँ। हम सिखाते हैं सर, ये एंकरिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम एंकर प्राइसिंग सिखाते हैं। पहले मैं वो बताता हूँ क्विकली आपके लिए और सभी के लिए, फिर वापस से एनएलपी के माध्यम से एंकरिंग को समझेंगे, कंडीशनिंग को समझेंगे। हम सिखाते हैं एंकरिंग क्या होती है। मान के चलिए आप एक पेन खरीदने गए, उस सेल्समैन ने आपको आपके प्रोबिंग करी, सब पूछा क्या कैसे आप चलते हो, क्या करते हो, क्या प्रोफेशन है, क्या यूज़ करते हो, इस टाइम कौन सा पेन यूज़, बहुत ही बढ़िया प्रोबिंग उसने कर ली। उसको समझ में आ गया कि ये 100 रुपये से ऊपर का पेन नहीं लेगा या फिर 100 रुपये के आसपास का पेन ये ले लेगा। और फिर उसने क्या करा, एंकरिंग, एक एंकर सेट कर दिया। उसने पहले आपको 500 का पेन दिखाया उसने, या फिर कोई हायर प्राइस का पेन दिखाया था, देखिए ये एक ABC कंपनी का पेन है, दिस इज़ वर्थ 500 रुपीज़, इसके अंदर ये है, इसको साइड में रख देते हैं। और अब आप देखिए एक बहुत ही बेहतरीन पेन 100 रुपये का जो वो बेचना चाह रहा था। तो आपके दिमाग में एक एंकर सेट हो गया कि यार 500 का भी बढ़िया पेन आता है, बट वही सारे फीचर्स मुझे इसमें मिल रहे हैं, इमीडिएटली यू विल बाय दैट पेन। तो इसको कहते हैं एंकर सेट करना, ये हम सिखाते हैं। पर सर वापस आ जाओ एनएलपी के अंदर, ये तो आपने कुछ अलग सी बात कर दी, इसमें कुछ और एग्जांपल आप जो आपने कहा, पहले मैं उसी को अपने वाले एक जो पैटर्न आपको बताया उसके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपने उसको एक 500 रुपीज़ का पेन दिखाया, आपने उसकी क्वालिटीज़ बताई, उसकी वैल्यू क्रिएट किया, वो कहाँ पहुँच गया, हाइटेंड स्टेट में पहुँच गया, हाइटेंड स्टेट, ठीक है ना, जिस स्टेट में उसको लग रहा है यार ये तो लग्जरी पेन है, इसको तो हाथ में लेके लिखूंगा, मज़ा आ जाएगा। अब जब वो उस स्टेट में, उसी सिचुएशन में आपने उसको उसी तरह का पेन 100 रुपीज़ का ऑफर कर दिया जो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है, तो वो उसकी जो पीक स्टेट है जो उसके 500 के साथ कनेक्ट हो रही थी, उस स्टेट में वो 100 वाले के साथ कनेक्ट हो गई, वो इमीडिएटली बाई कर लेता है। इसलिए ये एंकरिंग काम करती है, चीज़ वही है, राइट, क्योंकि वो इमोशन, वो फीलिंग आपने उसके साथ उसको कनेक्ट कर दी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो एंकरिंग मैं आपको और गहरी साइकोलॉजी से या एनएलपी से समझा रहा था, वो क्या था कि वेन एवर यू आर एट द पीक ऑफ एनी स्टेट, यू सी समथिंग, यू लिसन टू समथिंग, यू फील समथिंग,
तो वो उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। अब मैं मज़ेदार कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ तो उससे समझ आएगा। सेंट्रो कार आती थी, उसका एडवर्टाइजमेंट कौन करते थे? शाहरुख खान, राइट? शाहरुख खान को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या पता है? कुछ भी नहीं, लेकिन वो सेंट्रो कार बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान को आप देखते हैं, आप एक फीलिंग में जाते हैं, आपको एक फील होता है कि ये एक सेलिब्रिटी है, ये हीरो है, ये इस्टेब्लिश्ड है, ये अथॉरिटी है। और वही शाहरुख खान आके सेंट्रो पे हाथ रख देता है और वो चीज़ क्या हो जाती है? एंकर्ड हो जाती है। राइट राइट। कोका कोला ने कितना बड़ा काम किया। लोग दुकानों पे जाते थे और वो कहते थे यार एक ठंडा देना, और कोका कोला ने कहा ठंडा मतलब कोका कोला। उन्होंने ठंडा को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? कोका कोला के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट? ठंडा और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अब आप जाके दुकान पे आज मंगोगे एक ठंडा देना, वो पहले कोक पकड़ा देगा आपको, राइट? जबकि पहले वो कहता था कौन सा, बिल्कुल राइट? लेकिन उन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज कर लिया। आज तक सर वो चल रहा है, आज तक वो एंकर सेट हुआ पड़ा है दिमाग में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेप्सी का मार्केट इंडिया में ख़राब हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न एडवर्टाइजमेंट का था। क्या एडवर्टाइजमेंट का रीज़न था? दूसरी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया कि ये तो मीठा है, बच्चे पीते हैं। वेरी ट्रू। और ये डी एंकरिंग हो गई, यानी कि जिस पहले पेप्सी बहुत पी जाती थी, आज पेप्सी को अपनी चीज़ बेचनी पड़ती है, कम कॉस्ट में देनी पड़ती है दुकान वाले को, और उसके पास फ्रिज रखवाते हैं, सब कुछ करते हैं कि वो रिकमेंड करके बेचे, और कोक वाली चीज़ें अपने आप बिक जाती हैं। इंडिया की अगर बात करें तो कितना बड़ा मार्केट का गेम चेंज हो गया सिर्फ एक चीज़ यूज़ करके, एंकरिंग, कि ये तो मीठा है, ये बच्चे पीते हैं, बच्चों की ड्रिंक है। जेंजी तो हाथ भी नहीं लगाते थे, मुझे अपने टाइम याद है। हाँ, और कहते थम्स अप या कोक दियो भाई, हाँ, पेप्सी मत निकाल लियो। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एंकरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेल्स में जो चीज़ें हैं ना, वो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एंकरिंग। जितने एडवर्टाइजमेंट है सब में एंकरिंग यूज़ की जाती है। आपकी फीलिंग जिस चीज़ के साथ कनेक्ट हो गई, राइट? आज किसी भी चीज़ के साथ आप देख लीजिए, आज एप्पल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं। एप्पल में अगर आप देख लीजिए तो क्या है? एंकरिंग ही तो है, फीलिंग ही तो है। कौन से वो अपने फीचर्स लिखता है कभी? ना बताता है कभी भी नहीं, राइट? वो एक फीलिंग है। हाँ, बस एक फीलिंग है। उसने एक लग्जरी की फीलिंग दी हुई है, एक ब्रांड की फीलिंग दी हुई है, और उस फीलिंग के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, उसे ट्रिगर करते हैं। तो दिस इज हाउ एंकरिंग वर्क्स। नेक्स्ट लेवल। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, सेल करते हैं, आज आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो डीपली बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज़ अभी के अभी कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लग रहा है सेशन। एंड इसके अलावा अगर कुछ अभी भी कुछ डाउट्स हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस में मेरे से छूट गए हैं पूछने, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और सर को फिर से पकड़ेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, सर के घर जाएंगे सर को पकड़ने के लिए और वापस लाएंगे रिक्वेस्ट करके। बिल्कुल, डेफिनेटली। मेटाफर्स, उसके जैसा वो, मतलब आप प्लीज़ अपनी भाषा में बताएं, और इसको कैसे हम एज अ सेल्स पर्सन या फिर एज अ बिजनेस ओनर जो सेल कर रहे हैं, कैसे एनएलपी के थ्रू हम इसको यूज़ करें। देखिए, मेटाफर पहले क्या होता है ना, ये समझ लेते हैं। असल में हमारे पॉडकास्ट में आज बहुत सारे टेक्निकल टर्म आ गए, ज़्यादा ही हो गया ना, है ना? हाँ लेकिन कोई बात नहीं, जो मैं जानता हूँ आपकी ऑडियंस हाई वैल्यू ऑडियंस है ना, तो वो उसको समझ में आएगा। उन्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उन्हें कुछ गहरी चीज़ें चाहिए, तो ये गहरी चीज़ें मिलेंगी। और मैं चाहता भी हूँ कि आपके जैसे अच्छे लोगों के साथ इंट्रैक्शन हो और ये चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ। सही बात। देखिए क्या होता है ना, मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर का मतलब होता है समथिंग विच ऑलरेडी होल्ड्स अ मीनिंग फॉर योर सबकॉन्शियस। बिल्कुल, वो कोई भी चीज़ जो आपके सबकॉन्शियस के लिए ऑलरेडी एक मीनिंग को, एक गहरी मीनिंग को कंटेन करती है जी। वो चीज़ें हमारे माइंड को सबसे जल्दी और सबसे फास्ट प्रोग्राम करती हैं। जैसे अगर मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि अरे आपको पता है यार, अंकित भाई ना सेल्स के चैम्पियन है यार, इनकी तो बात ही अलग है। चैम्पियन है। तो चैम्पियन क्या है? एक मेटाफर है। अब इतना कहने से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंकित जी ने कितने लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दी है, किस किस कंपनी में की है, कितनी बड़ी इनकी टीम है। वो एक वर्ड ने वो काम कर दिया, कम बोल के ज़्यादा सुना दिया। हाँ, कम बोल के ज़्यादा सुना दिया। तो हमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना आना चाहिए जी। दुनिया में जितने भी लोगों ने रिलीजियंस को स्टार्ट किया वो सारे मेटाफर के एक्सपर्ट थे। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, हमने क्रिस रिलीजन के लिए जानते हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए जानते हैं। जीसस क्राइस्ट की जो लैंग्वेज थी उसमें बहुत सारे मेटाफर्स वो यूज़ करते थे। एक कहानी उनकी बताता हूँ कि वो एक गांव से निकल रहे थे। 2 मेटाफर उन्होंने यूज़ किया, मतलब मेरे लिए तो माइंड ब्लोइंग था जब मैंने सुना समझा इन चीज़ों को।
इसलिए मैं एनएलपी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एनएलपी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 1970s में डेवलप हुआ तो यहीं से डेवलप हुआ, कुछ क्रिएट नहीं किया गया, ये ऑलरेडी जो दुनिया में काम कर रहा था उसको स्टडी करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे दिया गया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता पता ही बिल्कुल कि ऐसी भी कोई चीज़। आज हमने अभी जितनी देर के पॉडकास्ट में हमने कितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, राइट? आप मैक्सिमम ऑडियंस से आप बात करेंगे, आप देखिए कि कितने लोगों ने इन टॉपिक्स का कभी नाम तक नहीं सुना, होगा, राइट? करेक्ट। तो आपको बताता हूँ, तो जीसस क्राइस्ट एक गांव से गुजर रहे थे जहाँ पे एक मछुआरा था, फिशरमैन, राइट? तो जीसस क्राइस्ट के साथ कैसे था, वो मूव करते थे तो लोग उनके कनेक्ट में आते थे, वो लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते थे। तो जीसस क्राइस्ट ने उस फिशरमैन से क्या कहा, फॉलो मी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। ओके, फॉलो मी आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन। तुम फिशरमैन हो, उसके माइंड में फिशरमैन क्या करता है, मछली पकड़ता है। उसने बताया कि मैं तुम्हें आदमी पकड़ना सिखा दूंगा, उन्होंने बताया आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन, इंसान पकड़ना सिखा दूंगा। अब वो एक वर्ड है लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी उसमें डिफाइन हो गई कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करने लगूंगा, एक सेंटेंस से चेंज हो गई। और दूसरा बताता हूँ, वो और भी गहरा है। ये इंसान उनको फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट को, उनके पीछे पीछे चलते हैं। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कहानी ऐसी हो, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है अभी तक, कुछ कुछ सुना है बीच बीच में से, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन कहानियों में जो मैसेज है वो पकड़ने जैसा है। सही बात, ठीक है? तो कहते हैं कि अब ये इंसान जो फिशरमैन था, वो जीसस क्राइस्ट के पीछे चलता है, उसके गांव के लोग आते हैं और वो कहते हैं उससे कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, योर फादर हैज़ डाइड, तुम्हारे जो फादर हैं वो मर गए हैं, फर्स्ट बरी हिम, पहले उसे दफना तो दो। अब जीसस क्राइस्ट की स्टेटमेंट सुनिए, द डेड विल बरी द डेड, यू फॉलो मी। मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे, तुम मुझे फॉलो करो। क्योंकि जो लोगों की अवेयरनेस अभी होश के लेवल पे नहीं है, दे आर एज लाइक डेड, तो द डेड विल बरी द डेड, वो मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे, तुम मुझे फॉलो करो। अब ये एक स्टेटमेंट उस इंसान को उस इमोशनल टाइम पे भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देने के लिए काफ़ी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये है पावर मेटाफर्स की। तो इफ़ वी लर्न टू यूज़ द पावर ऑफ मेटाफर्स, तो आप सोचिए हम कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में। शिट ज़्यादा हो रहा है मशीनरी गर्म हो गई है मैं इसको मेटाफर्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपका तो गॉड लेवल के एग्जांपल्स हैं, मैं इंसान लेवल का बताता हूँ जो हम यूज़ करते हैं हर वक्त। कि एक सेल्समैन एक दुकान पर गया, ऐसा होता है जनरली, ऐसा होता है। सामने वाले ने बोला कि यार तुम प्रोडक्ट ए बेच रहे हो, अरे बी और सी ऐसी तो हैं, सेम है, क्या अलग है तुम्हें? वो बताना शुरू करता है, नहीं सर हाँ हमारे में ये है और ये है। एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया। मेटाफर वाला तरीका क्या है, सर बी और सी की बात कर रहे हैं, ज़मीन और आसमान का अंतर है सर। मेटाफर तो हम करते हैं, हम हर रोज़ ये काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और और ये कितना काम करता है, ये गेम चेंजर है। बिल्कुल है। आप एक चीज़ सोचो ना कि एक पर्सन है जो, सपोज़ करिए कि आपकी सेल्स टीम में बहुत सारे लोग हैं, या आप किसी एक सेल्स के पर्सन को, है ना, एक नई जगह भेज रहे हैं सेल्स करने के लिए, और वो डर रहा है और वो घबरा रहा है ना जी। और आप उसको एक पीठ पे हल्का सा पैट करते हैं और आप कहते हैं कि तुम्हारे जैसे शेर घबराएंगे, वाह, तो बाकियों का क्या होगा? एंड वन मेटाफर इज सफिशिएंट टू ट्रांसफॉर्म दैट पर्सन्स लाइफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेटाफर्स को यूज़ करना अगर हमें आता है, बिल्कुल ठीक, मेटाफर्स
अभी अभी 4 दिन पहले मैं कुछ कंपनीज़ के साथ हम ना बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं। क्लोज बोले तो उनका डे टू डे कंसल्टिंग हम लोग कर रहे हैं, उनकी टीम को बहुत ही क्लोजली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ वो गलतियाँ कर रही है, कहाँ प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहाँ लीडर में प्रॉब्लम है, कहाँ बंदे में प्रॉब्लम है और कहाँ सेल्स के प्रोसेस में प्रॉब्लम है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया कंपनी का, ABC आर्मी। मैं कंपनी का नाम की जगह ABC बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ ने कल परस 3 दिन पहले की बात है, देखा ये आपने पिन कर रखा है ABC आर्मी, ये आपने बनाया ना? मैंने कहा पता नहीं। फिर उसने चेक किया, 1 महीना पहले वो ग्रुप मैंने ही बनाया था। तो आर्मी करके मेटाफर, एज अ मेटाफर हमने वहाँ पर यूज़ करा कि यार तुम साधारण आदमी नहीं हो। मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी हम लोग सेलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, पहला 1 घंटा हम उनके माइंडसेट पे ही काम करते हैं, 1 घंटा। और उसमें हम उनको ये समझाते हैं कि आप ना हल्के आदमी नहीं हो। उनको सर ये लगता है, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है सेल्स की फील्ड में। अरे साहब मैं तो 20,000 रुपये वाला आदमी हूँ, या फिर साहब मैं तो 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, सामने जो है वो तो 100 करोड़ का आदमी है, मैं कैसे करूँगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा उसके सामने। वो खुद को हल्का आंक रहा है। तो हम उनको ये समझाते हैं कि आप छोटे मोटे आदमी नहीं हो, यू आर अ वॉरियर, आप आर्मी का हिस्सा हो, और आप तो चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर हो इस कंपनी के। मान के चलो उस कंपनी का लीडर है अंकित। अंकित तो हर जगह नहीं जा सकता ना, 100 सेल्स पर्सन है, आप चलते फिरते अंकित रविंद्र जैन हो। और अंकित रविंद्र जैन हल्की बात तो नहीं करेगा ना? हाँ नहीं करेगा सर। तो उस हिसाब से आप बात करो, तो चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं एक समय एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड था, तो उसमें एक लीडर थे, तो उन्होंने कितनी गज़ब की बात कही, तुम्हारा मिशन क्या है, गोल वोल छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा तुम्हारा मिशन क्या है? उन्होंने कहा मिशन हमेशा पूरा होता है, मिशन हमेशा पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है, कुछ भी हो जाए पूरा कुछ भी होता है। तो वो अपनी टीम को ऐसे ग्लूड कर लिया उन्होंने एक वर्ड से, मिशन। तुम्हारा मिशन क्या है, तुम किस मिशन पे लगे हो? तो एक वर्ड है लेकिन कितना कुछ चेंज हो गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। ठीक है जी, बस कुछ और थोड़ा सा टाइम और। प्रिफर्ड थिंकिंग सिस्टम, ये किस चिड़िया का नाम है? प्रिफर्ड थिंकिंग सिस्टम, देखिए क्या होता है ना, इसके बहुत सारे और भी नाम हैं। इसे हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम भी कहते हैं, राइट। प्रिफर्ड थिंकिंग सिस्टम तो कहते ही हैं, PTS कई बार कहा जाता है। क्या होता है ना, हम में से हर इंसान के जो मन के अंदर दुनिया क्रिएट होती है, उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ, विजुअल्स, ऑडियोज़ और फीलिंग्स। तो क्या होता है कि कुछ लोगों का मन जो होता है, कुछ लोगों का माइंड जो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली विजुअल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, राइट। कुछ का माइंड ऑडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कुछ का फीलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और ये ऑटोमेटिकली होता है, ये कोई जानबूझ के नहीं करता। ये वैसे ही है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हैं, लेकिन मैं राइट हैंड डोमिनेंट हो, कोई लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होगा, राइट। करेक्ट। तो इसका ये मतलब नहीं होता मैं राइट हैंड डोमिनेंट हूँ तो ये मतलब नहीं हुआ कि मैं लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करता, और मैं लेफ्ट हैंड डोमिनेंट हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं राइट हैंड यूज़ नहीं करता। इसका सिर्फ मतलब इतना सा है कि मैं एक हैंड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ या एक हैंड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली कुछ लोगों का माइंड विजुअल्स को ज़्यादा वैल्यू देता है, कुछ का माइंड ऑडियो को ज़्यादा वैल्यू देता है, कुछ का माइंड फीलिंग को ज़्यादा वैल्यू देता है। और ये तीनों ही जो तरह के सिस्टम हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 लैंग्वेजेस के लोग हैं। ये आपको इंग्लिश भी आती है और आपको चाइनीज़ भी आती है, लेकिन आप चाइनीज़ इंसान हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कब होगा? जब मैं आपसे किस लैंग्वेज में बात करूँ? चाइनीज़ में बात करूँ, जबकि आपको हिंदी इंग्लिश आती है। इसी तरीके से आपको चाइनीज़ भी आती है लेकिन आप हिंदी भाषी हैं, तो तब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जब मैं हिंदी बोलूँगा। अगर आप अंग्रेज़ हैं तो तब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जब मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँगा। बाकी दोनों आपको आती है लेकिन वो लैंग्वेज ज़्यादा टच करेगी। तो क्या होता है कि लोगों को जब हम सेल्स की दुनिया में जाते हैं, सेल्स की फील्ड में जाते हैं, तो हमें ये अगर पता हो जाए कि सामने वाला पर्सन विजुअल थिंकिंग डोमिनेंट है या ऑडियो थिंकिंग डोमिनेंट है या फीलिंग डोमिनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उससे कन्वर्सेशन करेंगे तो हम उसकी उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो लैंग्वेज उसको आती है, समझ में आती है, जो लैंग्वेज उसके दिल के सबसे करीब है, राइट। तो उस समय उसके कन्विंस होने के, समझने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे जो विजुअल इंसान होता है वो चीज़ों को देख के कन्विंस होता है। बिल्कुल ठीक। ऑडिटरी जो इंसान होता है, यानी जिसका ऑडियो डोमिनेंट है, उसको जब कहा जाता है, बोला जाता है कि आपको हिंदी, तब वो ज़्यादा कन्विंस होता है। और काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग वाला जो इंसान है, जब वो किसी चीज़ को टच कर लेता है, फील कर लेता है, तब वो ज़्यादा कन्विंस होता है। तो हमें अगर ये पता चलना शुरू हो जाए कि कौन सा इंसान किस डोमिनेंस का है, किस प्रिफर्ड थिंकिंग सिस्टम का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं।
तो इसमें इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सबके बस दो दो चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे सबसे जल्दी समझ में आ सकता पता कैसे करें? पता कैसे करें। तो विजुअल जो लोग होते हैं इनकी दुनिया पिक्चर्स में, इमेजेस में चलती है। इनके माइंड में इमेजेस, फाइल्स, ये सारी वीडियोस चलती रहती हैं। तो इनकी दो दो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, तो पहली चीज़ क्या है, इनके शब्दों में विजुअल शब्द ज़्यादा होते हैं। विजुअल शब्द मतलब कहेंगे अरे यार देखो जो मैं कह रहा हूँ। अब जो मैं कहता हूँ वो दिखाई देता है क्या? कभी भी नहीं। लेकिन देखो मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन विजुअल इंसान क्या कहता है, देखो जो मैं कह रहा हूँ। वो बात करेगा कि यार मुझे ना तुम्हारे प्रोडक्ट से कुछ फ्यूचर में होता हुआ दिख नहीं रहा, है ना। यार तुम्हारी ये जो चीज़ है ना, इसकी तो पिक्चर ही नहीं बन रही मेरे दिमाग में, इससे तो क्लैरिटी ही नहीं आ रही है। अब ये सारे शब्द कैसे हैं? विजुअल शब्द हैं। दूसरी जो चीज़ पता चलती है सबसे फास्ट, हालांकि मैं 4 चीज़ें सिखाता हूँ लेकिन सारी सिखाने का टाइम नहीं है वो होता है स्पीड से। जो विजुअल डोमिनेंट लोग होते हैं उनकी बोलने की स्पीड जनरली फास्ट होती है, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, राइट। अरे अंकित जी मैं आपसे कह तो रहा हूँ आपका प्रोडक्ट है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, इससे कुछ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा होता हुआ। अब ये जो स्पीड है और ये जो शब्द हैं, ये किस डोमिनेंस को बता रहे हैं? ये विजुअल डोमिनेंस को। तो ऐसे इंसान को आपको चीज़ें दिखानी है, इसके साथ शब्द भी वो यूज़ करने हैं जो विजुअल शब्द हैं। सर आप इसे इम्प्लीमेंट तो करके देखो राइट। क्लियर हो रही है चीज़ें? तो ये विजुअल है। अब ऑडिटरी बताता हूँ। ऑडिटरी जो लोग होते हैं ना, इनकी शब्दों के ऊपर जो है इनका एम्फेसिस ज़्यादा होता है, बातों के ऊपर इनका एम्फेसिस ज़्यादा होता है। तो कहेंगे यार अंकित भाई आपकी बात जम नहीं रही, बात जम नहीं रही, राइट। यार मुझे ना इसमें कुछ साउंड समझ में नहीं आ रहा। या कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि यार मेरा मैसेज ना बहुत लाउड एंड क्लियर है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि वो पर्सन प्रॉबेबली ऑडियो डोमिनेंट है, ठीक है। अब इन लोगों की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, वो आराम से बात करते हैं कि अंकित जी देखिए जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बातें जम नहीं रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ले भी लूँगा ना तो यार कल से दिल से आवाज़ आएगी ना कि यार सही डिसीजन नहीं लिया तुमने। अब ये जो चीज़ें हैं ये किसको बता रही हैं? ये ऑडियो डोमिनेंस को बता रही हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? अब बात करते हैं काइनेस्थेटिक की, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब हम एक ही दुनिया में रहते हैं लेकिन अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, राइट। काइनेस्थेटिक डोमिनेंस के जो लोग होते हैं इनके शब्दों में जनरली फीलिंग वाले शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं। यार मैं ना महसूस नहीं कर पा रहा कि आप जो कह रहे हो उससे बात बनेगी, महसूस नहीं कर पा रहा, मुझे फील नहीं हो रहा। यार आपका प्रोडक्ट मुझे लगता नहीं कि मार्केट को ग्रिप कर पाएगा, लगता नहीं, ग्रिप कर पाएगा। ग्रिप क्या है? काइनेस्थेटिक है, फीलिंग है। लगता नहीं, ये भी फीलिंग है। तो वो फीलिंग की बात करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, वो स्पीड जो होती है उनकी काफ़ी स्लो होती है बात करने की, यानी उनके पॉज लंबे होते हैं। ऑडियो से भी स्लो? ऑडियो से भी। तो विजुअल का फास्ट, ऑडियो का मीडियम और काइनेस्थेटिक का स्लो। तो काइनेस्थेटिक लोग बात करेंगे कि अंकित जी यार आपका प्रोडक्ट मार्केट में ना जमेगा नहीं। अब वो क्या है, अब वो उनके पॉजेस हैं, वो फील कर करके बात कर रहे हैं। ओहो। तो इनको फीलिंग देनी है, राइट। इनको फीलिंग देनी, इनको प्रोडक्ट हाथ में देना है, करेक्ट। इनको टच एंड फील देना है, करेक्ट। इनसे बातें भी करनी है तो फीलिंग की बात करनी है। तो जो जिस लैंग्वेज का है अगर हम उससे उस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। नहीं आना, क्योंकि आपने उसको वो लैंग्वेज दे दी, आपने उसको वो परोस दिया जो वो खाना चाहता है। तो ये है प्रिफर्ड थिंकिंग सिस्टम। तो अगर मतलब गहरी ट्रेनिंग हो जाए और एक इंसान अच्छा ऑब्जर्वेंट हो जाए, क्योंकि देखिए सेल्स में भी हम यही तो सिखाते हैं ना कि किसी के पास आप जाओ तो पहले उसे सुनो। तो जब आप सुनेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि प्रोबेबली वो इंसान विजुअल है ज़्यादा या ऑडिटरी ज़्यादा है या काइनेस्थेटिक ज़्यादा है। और अगर आपने उसके अकॉर्डिंग बात कर ली गेम चेंजर, तो गेम चेंजर है। लोग सुनते ही नहीं सर। हाँ, वो तो सुनाने जाते हैं। इसके ऊपर भी साइंस है कि हम लोग सिखाते हैं दैट योर स्पीकिंग इज़ टू लिसनिंग या फिर योर लिसनिंग इज़ टू स्पीकिंग का रेशो होना चाहिए 80:20। 80% जाके सुनना है, वो 80% बोल के आ रहे हैं। अरे सर मेरे पेन में ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो कह रहा है क्या क्या यार, मैं बोर हो गया, मुझे लेना ही नहीं, आगे निकल। दे आर नॉट
दे डोंट बिलीव इन लिसनिंग, दे बिलीव इन स्पीकिंग। सर सब बता दूंगा आज मैं जो कुछ सीखा है। दिस इज बिल्कुल क्रैप। बिल्कुल बिल्कुल, उससे होगा नहीं ना। देखिए, और इसको एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्यों सामने वाला जब सुनता है उसे कोई, तो वो क्यों कन्विंस हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है एनएलपी का। जब कोई इंसान खुद बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा वो खुद सुन रहा है, और हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। तो अगर आप उसे सुन रहे हैं तो उसको सिर्फ सुनने से आप उसे अपने फेवर में कन्विंस कर ले रहे हैं। वेरी ट्रू। उसका माइंड आपको सिर्फ सुनने से कन्विंस होता जा रहा है, आपके सिर्फ सुनने से। बिल्कुल सही। जैसे आप नॉडिंग कर रहे हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो, उससे ही वो सबकॉन्शियसली आपसे रेपो बिल्ड आपकी होती जा रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और वो आप जेन्युइनली कर लो, फिर आप देखो आपके लिए बिल्कुल। मतलब वन टाइम एफर्ट एंड लाइफ टाइम कस्टमर है वो आपके लिए। और अगर आज कस्टमर नहीं भी बना, यकीनन वो फ़ोन करके आपको कस्टमर बन जाएगा खुद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको फील हो गया ना, कनेक्शन फील हो गया ना, तो बस फिर वो कहीं नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली। सर बिजनेस ओनर्स के लिए आप कहते कि लास्ट में कुछ बताएंगे, सम नॉट रिमेंबरिंग द क्वेश्चन। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो बिज़नेस ओनर्स हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि हमारी टीम के जो लोग हैं उनका मेटा प्रोग्राम क्या है। उनके पास स्किल होनी चाहिए कि वो मेटा मॉडल यानी आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस को यूज़ कर सकें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मेरी टीम में जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई जा रही है वो डिलीटेड है, डिस्टॉर्टेड है, जनरलाइज्ड है। अगर उनको ये चीज़ें नहीं पता, सपोज़ करिए कि एक पर्सन है, वो अपनी कंपनी चला रहा है, उसने एक मैनेजर लगाया हुआ है, मैनेजर के नीचे 3-4 लोगों की टीम है। अब वो मैनेजर के पास जाता है और वो कहता है कि बताओ यार क्या चल रहा है टीम में। अब ये कहता है सर यहाँ तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो ओनर क्या कहेगा, बाहर करो फिर इन्हें निकाल के, जब ये रिस्पेक्ट नहीं करते, काम नहीं करते तो। क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं करने का मतलब काम नहीं करते। लेकिन आपने क्या इससे पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, या इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हें लगेगा कि ये रिस्पेक्ट करते हैं हमारे काम की या कंपनी की। और अगर हमें ये लैंग्वेज नहीं आती, अगर हमें पूछना नहीं आता, तो कई बार हमें सच का कभी पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस वजह से कि जो एक बिजनेस ओनर है उसको कम से कम मेटा मॉडल और मेटा प्रोग्राम, ये 2 चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। अगर उसे मेटा प्रोग्राम पता है तो वो लोगों को सही सही जगह फिट कर पाएगा, वो लोगों से सही कन्वर्सेशन कर पाएगा, उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम ले पाएगा। अगर उसे मेटा मॉडल पता है तो वो डिगिंग द इशू कर पाएगा, यानी कि वो पहुंच पाएगा कि रूट कॉज क्या है। राइट। नहीं तो सरफेस पे काम करते रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे, कहीं तुक्का लग गया तो काम हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। सो ट्रू, सो ट्रू। ठीक है जी। और सर ये अगर एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेशन कि एनएलपी ये जो बेसिक अगर किसी को सीखना हो, हमें बेसिक भी नहीं आती लेट्स सपोज, तो बेसिक सीखना हो तो आपकी जो आप ऐप का जिक्र कर रहे थे, वेबसाइट का जिक्र कर रहे थे, कहाँ जाके हम लोग ले सकते हैं, और कुछ हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास कुछ स्पेशल है? डेफिनेटली है। एक्चुअली मेरी वेबसाइट है programyourmind.org, programyourmind.org, या वेद मेरा नाम है और एनएलपी में मैं काम करता हूँ। तो गूगल पे सर्च करेंगे वेद स्पेस एनएलपी तो आपको मेरा सीधे प्रोग्राम योर माइंड यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, और मेरा ऐप भी इसी नाम से प्रोग्राम योर माइंड। हाँ, तो वहाँ पे क्या है, प्रोग्राम योर माइंड वेबसाइट पे जाएंगे, आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें स्पेशली जो एनएलपी फंडामेंटल्स मैं कहता हूँ, अगर उसको एक कोर्स की तरह मैं कराऊँ तो उसको कम से कम 10,000 उसका कॉस्ट होना चाहिए। तो आपके ऑडियंस के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो वहाँ पे वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके एनएलपी फंडामेंटल्स को, एनएलपी कोर्स के अंदर एनएलपी फंडामेंटल फोल्डर्स है, उसमें जाके वो उनको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पूरी एनएलपी की फंडामेंटल्स मैंने सिखाई हुई है, जो मेरे पेड प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों के लिए वो एक्सेसिबल है। ऑसम ऑसम ऑसम। एनएलपी फंडामेंटल्स। तो गाइस प्लीज़ चेक आउट द लिंक, हम लोग लिंक आपका ज़रूर यहाँ पर लगाएंगे, एंड यू हैव टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको लग रहा है आप एक बिजनेस ओनर है, आपको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी टीम को, हर किसी को वो एनएलपी के फंडामेंटल्स कराइए, सो दैट एवरीबडी शुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। डेफिनेटली। वाह। तो वेद जी, मज़ा ही आ गया आज के पॉडकास्ट में, दिल से बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया। मैंने पर्सनली, क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है सेल्स और एनएलपी का, जब ये जो अमलगमेशन है ना एनएलपी और सेल्स का, ये नेक्स्ट लेवल है।
तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा और ये सारी की सारी मतलब डिट्टो सारी की सारी, और जो मैं इसके बाद आपसे सीखने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने ट्रेनिंग्स में डालने वाला हूँ, बिकॉज आई नो कि इससे क्या होने वाला है, ड्रास्टिक चेंज। डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है। ओके वेद जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस टॉपिक को लिया, NLP फॉर सेल्स को लिया, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग आज तक तो कहीं पे किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस इस तरीके से नहीं किया गया है। सही बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स।